जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये आपका है ना 2025 के लिए है ना, एंट्रांस 2025 के लिए ये आपकी पहली क्लास है। एंट्रांस 2025 के लिए आपकी पहली क्लास है, ठीक है। एंट्रांस 2025 की जो क्लास है वो आज से शुरू हो रही है। सोशल साइंस का अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, टोटल चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं वो कितने हैं? क्या वो 10 चैप्टर हैं? क्या वो 15 चैप्टर हैं? ठीक है, क्या वो 20 चैप्टर हैं? तो आंसर है नहीं। सोशल साइंस के अंदर में कुल मिलाकर के जो है आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 42 चैप्टर पढ़ने हैं, 42 चैप्टर्स पढ़ने। जी हाँ, 1 2 3 चैप्टर नहीं, टोटल 42 चैप्टर पढ़ने। कितने पढ़ने हैं? 42 चैप्टर पढ़ने। मैं एक सांस में 42 चैप्टर का एक बार मैं पढ़ लेता हूं। लिखना तो संभव नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। और ये वाली जो ओरिएंटेशन पीडीएफ है वो तो मिल ही जाएगी आपको कल तक अपलोड। आज मंडे है ना, कल संडे था तो बंद ही था, आज अपलोड हो जाएगा। ये सारा कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको 42 चैप्टर में से क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना एक सीरियल वाइज वो हम बता देते हैं। और हमने कितना क्लास इसमें दिया है। भारत में राष्ट्रवाद हमने 3 थ्योरी 1 टेस्ट इसमें दिया है। स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है, संविधान का निर्माण पढ़ना है। संविधान के निर्माण को 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे, 2 दिन थ्योरी 1 दिन टेस्ट। इसके अलावा यूरोप में राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसको पढ़ना है, जिसमें 3 थ्योरी 1 टेस्ट होगा। अपवाह स्वरूप पढ़ना है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो नदियां निकलती है, कहां से उद्गम, उसका उद्गम स्थल है ना, कहां पर वो जाकर के गिरती है, कौन सी ईस्ट फॉलोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अपवाह स्वरूप के अंदर में। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, ये चैप्टर सिर्फ सुनने में छोटा लगता है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को देखोगे तो इसमें हमने कितना क्लास दिया? इसमें कुल मिलाकर के हमने जो है 4 क्लास दिया, 4 क्लास। मैं इसको अलग से एक वीडियो यूट्यूब पर बना करके डाल दूंगा। इसमें 4 क्लास हमने दिया है। इसके अंदर में आपको लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको पढ़ना होगा। राष्ट्रपति को पढ़ना होगा, प्रधानमंत्री को पढ़ना होगा, उपराष्ट्रपति को पढ़ना होगा, है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ना होगा। ये सारी चीजें, और साथ ही साथ आपको है ना जो चुनाव आयोग वगैरह है वो सब कुछ इसमें पढ़ना होगा। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं के अंदर में जितनी भी संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं सब पढ़ना होगा आपको। भौगोलिक खोज, राष्ट्रपति को जब पढ़ेंगे तो पूरा राष्ट्रपति पढ़ेंगे, है ना। राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे, महाभियोग कौन से अनुच्छेद में लगाए जाते हैं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के पावर के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को एडवाइस कौन देता है वो सब पढ़ेंगे। तो सारी चीजें इसके अंदर में। जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री, ओ सॉरी, चलो मैं क्लास का जो है ना आपका वो चेंज कर दूंगा। अभी हिंदी की क्लास थी ये वर्ण वाली, मैंने उसमें ये वाला पीडीएफ खोल लिया है, सोशल साइंस वाला, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है ना तो इसको खोल लिया है। तो ऐसा करते हैं ना, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको 7 बजे से जो है ना मैं हिंदी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी सोशल साइंस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इतनी बात इसमें हो गई है तो मैं इसका नेम वगैरह सब कुछ चेंज कर दूंगा, ठीक है। वो आपको सोशल साइंस के अंदर में दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है अपवाह स्वरूप, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, भौगोलिक खोज, भारतीय जलवायु इसमें पढ़ेंगे, है ना। भारतीय जलवायु, लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, भारत में चुनावी प्रणाली पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी को हम लोग पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी, जो पावर शेयरिंग है वहां से हम लोग सवाल वहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा नाजीवाद और हिटलर से संबंधित जो ट्रीटी ऑफ पीस है जिसके बारे में पूछा गया है, वियना समझौता के बारे में पूछा गया है ना, ये सब कुछ इसके अंदर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पूछा गया ना कि पहला एटम बम कहां पर गिराया गया था, दूसरा एटम बम कहां पर गिराया गया था, ये सब आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। फिर मैप से रिलेटेड 1 दिन का मैप का क्लास हम रखे हुए हैं, जिसमें मैप आपको पढ़ाएंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियां, जो लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। एक ही क्लास में थ्योरी प्लस टेस्ट, छोटा चैप्टर होगा, इसको करेंगे। आदिवासी समाज और उपनिवेश, 1 दिन थ्योरी पढ़ना होगा, 1 दिन टेस्ट के लिए प्रॉपर देंगे। फिर संसाधन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन भी क्या है, संसाधन में हमने 4-5 तरह का संसाधन बनाया, अलग अलग डिवाइड कर दिया संसाधन को। एक तो हम संसाधन के अंदर में पढ़ेंगे कि भैया संसाधन होते क्या है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है। जो अलग अलग संसाधन के प्रकार हैं, ठीक है,
20 नंबर का पूछता है, 20 क्वेश्चन होता है सुमित गुप्ता, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। अब देखो ये जो 20 क्वेश्चन के लिए 42 चैप्टर आपको पढ़ना होगा और ये 4 महीने की क्लास होगी आपको। लेकिन इसमें से ऐसा होगा कि ये 42 चैप्टर पढ़ा देंगे तो 20 में से आप आराम से 19 या 20 नंबर लेके आ जाएंगे। 20 नहीं तो अगर एक दो प्रश्न ऐसा वैसा हुआ आप अच्छा से नहीं कर पाए तो 19 नंबर आ जाएगा आपका। संसाधन हो गया आपको, संसाधन में मैंने बताया नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के प्रकार, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर कृषि संसाधन को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, कृषि संसाधन को, ठीक है। इसके अलावा बिहार में जो कृषि और खेतीहर समाज में बदलाव हुआ है उसको पढ़ेंगे। जल संसाधन को एक ही क्लास में खत्म करेंगे। खनिज संसाधन, संसाधन को कितने प्रकार में बांटा, कृषि संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन्य और वन्य प्राणी संसाधन को फिर 2 दिन देंगे हम लोग, है ना। उसी तरह से समाजवाद एवं साम्यवाद, हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको 2 दिन देंगे। यहां पर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसको हम क्या करेंगे, 2 दिन देंगे। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी और एक दिन अगले दिन क्या हुआ, पॉलिटी। इस तरह से हम लोगों ने इसको किया है, ठीक है। नोट्स आपको बनाने का मन है तो बनाइए, वरना सिर्फ पीपीटी से पढ़िए। नोट्स तो हम बना के आपको A4 साइज में देंगे, ये आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम और हम सारे टीचर आपको नोट्स, पर्सनल शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वही नोट्स से आपको पेन चला चला करके रिवाइज करना है। आपको अलग से नोट्स बनाने की मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ समझने पर फोकस दीजिए, बस हो गया। पीपीटी से रिवाइज कीजिए। जैसे एक चैप्टर पूरा थ्योरी प्लस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके अगले 2-4 दिनों के अंदर में जो है नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे नोट्स उसके 1 सप्ताह के अंदर नोट्स उसका आ जाएगा, ठीक है। विद इन 3-4 डेज, 3-4 दिनों के अंदर उसका नोट्स भी आ जाएगा। खनिज संसाधन, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, समाजवाद और साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना, 2 क्लासेस में दिया। अर्थव्यवस्था और आजीविका 2 क्लास। शक्ति संसाधन में सिर्फ 1 क्लास दिया है, थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ना है। 32वां चैप्टर है हमारा निर्माण उद्योग, 1 क्लासेस में दिया, थ्योरी प्लस टेस्ट एक ही साथ पढ़ लेंगे। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति 1 क्लास दिया, इसमें थ्योरी प्लस टेस्ट एक साथ पढ़ लेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण, ये आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। व्यापार और भूमंडलीकरण की बात करें तो 2 क्लास थ्योरी में, 1 क्लास टेस्ट में इसमें दिया हमने। परिवहन, संचार और व्यापार की बात करें तो एक ही क्लास में, चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, परिवहन, संचार और व्यापार वगैरह में, तो इसमें हमने एक ही क्लास में थ्योरी प्लस टेस्ट को समेटा है। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात करें तो 2 क्लास, 1 दिन थ्योरी 1 दिन टेस्ट हम लोग यहां पर किए हैं। समकालीन विश्व में लोकतंत्र की बात कर लें तो 1 क्लास है यहां पर। बिहार, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, जो कि 38वां चैप्टर है आपका, इसमें 3 दिन पढ़ेंगे इसको। बिहार के बारे में जितनी जानकारी है वो सब बिहार स्पेशल के नाम से इस चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। 38वां चैप्टर। 39 चैप्टर जो होगा हमारा 39वां, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। 40वां चैप्टर होगा आपका शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। 41वां चैप्टर होगा जनसंख्या और 42वां चैप्टर होगा आपका, है ना, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन, एक दिन पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे यूनाइटेड नेशन का और दूसरे दिन इससे संबंधित टेस्ट लगा लेंगे। ये जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको यही चैप्टर स्टेट में भी काम देगा, यही चैप्टर आपको सीटेट वगैरह में या बीपीएससी टीचर में जो यही स्टडी मटेरियल है, यही नोट्स जो है इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट होगा। इस चैप्टर के लिए जो चैप्टर पढ़ा देंगे उसके लिए बीपीएससी टीचर में भी आपको अलग से नोट्स या अलग से कोई क्वेश्चन नहीं देखना होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कहानी से, ठीक है। कहानी सुनो, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। देखो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, इसको कहते हैं नेशनलिज्म। इट इज द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर नेशन, ठीक है। हर क्लास जो है 1 घंटे की होगी, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का क्या, भारत में राष्ट्रवाद जो आया वो कैसे आया, तो देखिएगा कि राष्ट्रवाद कहते हैं किसे हैं। इट इज द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर नेशन। इट इज द फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव, लव टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स आवर नेशन। तो याद रखिएगा हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी जो मोहब्बत है उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो अपने देश से जो हम प्यार करते हैं वही वाला प्यार जो है, जो आपके दिल में है, हमारे दिल में है, वो जो फीलिंग ऑफ लव है, जो वो प्यार की भावना है, वही प्यार की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्यार का नाम क्या है, कहते हैं ना इस प्यार को क्या नाम दूं। तो इस प्यार का जो नाम है, जो देश के प्रति हमारा आपका प्यार है, इस प्यार का नाम क्या है, राष्ट्रवाद है। तो समझ गए होंगे आसानी से कि राष्ट्रवाद कहते किसे है, नेशनलिज्म किसको कहते हैं। अब देखिए नेशनलिज्म जो इंडिया के अंदर में जनरेट हुआ अलग अलग जगह पर, जैसे यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म अलग कारण से आया और इंडिया में अलग कारण से आया। इंडिया में जो नेशनलिज्म ग्रो किया, जो नेशनलिज्म बढ़ा, लोगों के दिल में मोहब्बत बढ़ी अपने देश के प्रति, है ना, ये जो भावना जो जनरेट हुआ या फील हुआ, भावना जो कि बहुत पहले से था, फील हुआ, वो अंग्रेजों के कार्यकाल में हुआ। अंग्रेजी शासन व्यवस्था से हम लोग इतना ज्यादा
उब गए थे, इतना ज्यादा असंतोष उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण जो है हम लोग क्या हुए, एक होने लगे। एक होने का कारण यह था कि हम लोग कहते हैं ना कि यार का सताया हुआ था, तो हम लोग सताए हुए थे। किसका? हमारा यार कौन था? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के सताए हुए थे। क्लियर है? तो हम सभी भारतीय लोग जो है अंग्रेजों के सताए हुए थे। जब आपके पूरे मोहल्ले को एक व्यक्ति सताने लगेगा तो पूरा मोहल्ला मिल करके उससे लड़ता है। ठीक है, यूनिटी आती है उसमें, मोहल्ले के प्रति प्यार आता है आपके दिल में। वही कारण है यहां पर भी कि देश के अंदर में जो पूरा अंग्रेजों ने बवाल मचा के रखा था, जो शासन व्यवस्था बहुत खराब थी, करप्शन बहुत ज्यादा था, है ना, और मनमानी था, रूल ऑफ लॉ नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी समाज के अंदर में, तो इन सब के से असंतोष होकर के लोगों के अंदर में अपने देश के प्रति मोहब्बत आई और फॉरेनर्स को भगाने के लिए जो है हम लोग तत्पर हुए, है ना। तो इससे हमारे दिलों में मोहब्बत आई और यूनिटी आई। जब भी नेशनलिज्म आता है इससे यूनिटी आती है, एकता आती है, एक किस्म के लोग जो है इकट्ठा होते। कोई जरूरी नहीं पूरे देश के लोग इकट्ठा यूनिटी आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरे देश में यूनिटी आ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की नेशनलिज्म की आप बात करते हो। नेशनलिज्म में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र चेतना का उदय। ठीक है, राष्ट्र के प्रति आपकी जो थिंकिंग है, सोच है ना, जो मोहब्बत है, उसका उदय ही को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, चूंकि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिए, चैप्टर में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। अब देखिए, एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ ये दोनों की जो शुरुआत हुई वो किसके कार्यकाल में हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और प्रथम आईसीएस ऑफिसर, है ना, जो पहले सिविल सर्विस ऑफिसर थे, है ना, जो पहले सिविल सर्विस ऑफिसर थे, उनका नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के पहले भारतीय सिविल सर्विस, पहले भारतीय डीएम कोई थे तो उनका नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले जो आईएएस का एग्जाम था वो भारत में नहीं होता था, इंग्लैंड में होता था। तो पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, उनका नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आप लोगों ने जाना होगा, जिसको शॉर्ट में कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी। ये ईआईसी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखिएगा, सन 1800, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी इंग्लैंड की, और सन 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, चूंकि ब्रिटेन का जो कब्जा है वो धीरे धीरे भारत में होने लगा था, तो महारानी विक्टोरिया, है ना, चूंकि अगर भारत की कंपनी है तो भारत अगर ऐसा कानून बना ले कि ये डिसाइड करने लगे कि कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में, कौन अफ्रीका में काम करेगा, कौन यूरोप में काम करेगा, यूरोप में फ्रांस में किसका काम होगा, तो इस तरह से एकाधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत के अंदर में व्यापार सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको लाइसेंस मिल गया, इकलौता लाइसेंस मिला भारत के अंदर में, कोई दूसरा इंग्लैंड की कंपनी को नहीं मिला। अगर 2-3 कंपनी आती तो कंपटीशन होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1858 ईस्वी में सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो एकाधिकार मिला भारत में व्यापार करने का। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे। तो ये देखो, ये पहले से था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, तो 1600 ईस्वी में आ गए थे। कब आए थे? 1600 में आए थे, 1600 में आए। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहले कौन आया, तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर कौन आए? डच आए, तब फिर इंग्लिश आए, तब फ्रेंच आए। तो हम लोग बोलते हैं ना कि सर पीडीएफ कब डालिएगा, तो वही पीडीएफ ना बोल करके पीडीईएफ बोल दीजिए आप। तो पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच 1600 ईस्वी में के आसपास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। लेकिन आपको पता है कि 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, 1857 का रिवोल्ट, मंगल पांडे वाला याद होगा, 1857 की क्रांति, है ना। मंगल पांडे के बाद ये हुई थी 1857 की क्रांति, जब उसको फांसी दी गया था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, वो क्या था? जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से कारतूस बना था, उसके वजह से था, है ना, तत्कालिक कारण था। हालांकि इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1858 ईस्वी में, 1857 में जो बहुत बड़ी क्रांति हुई, उसके बाद वहां की महारानी जो है वो जग गई और उन्होंने कहा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तुम लोग जो भारत के अंदर में इतना लफड़ा कर रहे हो, इससे तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अब
अब जितना भी देशी राज होगा, सभी देशी राज्य जो तुम्हारे पावर के अंदर आता था, अब तुमसे हम ये देशी राज्य का पावर छीन रहे हैं। अब यहां से हम अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजेंगे, कंपनी का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। उन इलाकों पर रूल जो है हमारा चुना हुआ पदाधिकारी करेगा, हमारा चुना हुआ मंत्री करेगा। तो फिर महारानी की तरफ से, यानी इंग्लैंड के सदन के मंत्री, एक मंत्री चुने जाते थे, जैसे मंत्री होता है ना हर चीज का, हर डिपार्टमेंट का मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर है ना, जो आपका होम मिनिस्ट्री में होता है ना, इस तरह से हर मिनिस्ट्री का होता है। उसी तरह से भारत के लिए भी एक मिनिस्ट्री चुना जाने लगा, और वहां का जो सदन के कर्ता धर्ता होते थे वो यहां पर भारत के ओवरऑल होते थे। भारत का समझो कि प्रधानमंत्री हो गया, वो भारत का राष्ट्रपति हो गया, इस लेवल का दर्जा मिलता था, और पूरे उसी के साइन से पूरा भारत चलता था। क्लियर है? तो ये महारानी विक्टोरिया अपने अंदर में इनको ले लिया 1858 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, आप देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए, बहुत बार बीपीएससी में यह सवाल पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को बंबई का है ना एक कॉलेज है, नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये आज तक नहीं पूछा है, बहुत पहले पूछा जाता था। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आपने सुना है ना, बाद में जाके एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो एएमयू की स्थापना किसने किया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किया था सन 1877 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया है। ठीक है, 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया है। आपको पता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, ये कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। क्या था ये एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? देखो, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज़पेपर थे सब पर बैन लगाया गया था वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब? सन 1878 ईस्वी में। इसी में एक बहुत अच्छी स्टोरी है, याद रखिएगा। एक जो है न्यूज़पेपर, एक पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका, बाजार पत्रिका। तो एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी पत्रिका थी, वो कौन सी है ना, वो कौन सी पत्रिका थी? एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी पत्रिका थी जो रातों रात जो है अपना भाषा को बदल दी थी? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। किस दर से? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से। 1878 ईस्वी में आया। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो ये प्रेस पर पाबंदी थी। सर सैयद अहमद खान को एक बार फिर से बता दीजिए। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में है ना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना जो है गैर कानूनी हो गया था। पहले क्या था कि भारतीय हथियार रख सकते थे, उस पर कोई पाबंदी नहीं था, कोई उस तरह का मेजर कानून नहीं था। लेकिन 1879 में सीधा कह दिया जितने भी भारतीय लोग हैं अंग्रेज रख सकते हैं। यहां पर देखना, जैसे यहां पर ये कानून देखो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, ये कैसा कानून था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर चलेगा, बाकी सारा न्यूज़पेपर नहीं चलेगा। रीजनल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर होगा वो नहीं चलेगा। तो देख रहे हो जो अंग्रेजों की भाषा है उसको वरीयता दी जा रही है, उसको वैल्यू दी जा रही है। उसी तरह से यहां कह रहा है कि सिर्फ भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, यानी अंग्रेज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्म्स एक्ट आया था 1879 में, ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार रखना लोग शुरू कर दिए थे। जो रिवोल्यूशनरी थे वो रिवोल्यूशन करते थे, कहीं पर भी अंग्रेजों पर अटैक किया करते थे, उनको दहशत में लाते थे, अंग्रेजों को डराते थे। तो इस तरह से आर्म्स पर पूरी पाबंदी लगाई गई थी कि जो भारतीय लोग हैं वो आर्म्स एक्ट के तहत 1879 में यह आया था, इसके तहत वो हथियार नहीं रख सकते थे। तो अगर पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, कई बार कॉलम बना के दे देता है, एक तरफ आपको कानून और एक तरफ वो कानून कब पास हुआ। तो याद रखिएगा वो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है 1878 में, और जस्ट उसके बाद 1879 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। सरकार ने 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर जो है हटा लिया। ठीक है, सरकार ने 1882 में सूती वस्त्रों से आयात कर हटा लिया। देखो आयात कर क्या होता है, जब आप बाहर से कोई सामान आपके देश में आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं आयात कर। ठीक है, आयात, इंपोर्ट टैक्स। चूंकि इंपोर्ट होके आ रहा है, आप उसमें टैक्स हटा लोगे तो वो चीज सस्ता हो जाएगा। जैसे ये पेन है 100 रुपए का है, इस पे 10% अगर इंपोर्ट टैक्स लगेगा तो ये भारत में जैसे ही अंदर आएगा तो ये 100 रुपए का इसका प्राइस था, अब इसकी कीमत भारत में हो जाएगी 110 रुपया। ठीक है, जैसे ही भारत में आई तो 110 हो गया, प्लस भारत का जो भी टैक्स वगैरह है जब ये बिकेगा जीएसटी वगैरह वो लगेगा।
अगर हम इंपोर्ट टैक्स को घटा लें तो 100, ये डायरेक्ट वहां से आएगा तो 100 रुपए पड़ेगा। अब भारत में पहले से 110 रुपए कलम बिक रही है तो ये 100 रुपए होगा। तो कौन सा पेन सस्ता होगा? जो बाहर से आया वो सस्ता होगा। तो सूती वस्त्र, जो बना बनाया हुआ सूती वस्त्र था, जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से बन के आता था, उस पे इंग्लैंड ने सन 1882 ईस्वी में भारत में जो सूती वस्त्र आ रहा था, उससे भारत के अंदर में जो मौजूद थे, है ना, जो मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, यहां से पूरी तरह से ये टैक्स हटा लिया, जिसके कारण सूती वस्त्र भारत में खूब सस्ता हो गया, जिससे यहाँ का जो उद्योग धंधा था वो बर्बाद हो गया। यहाँ के जो कारीगर थे, जो हाथों से बुन करके बड़ी मेहनत से अच्छे कपड़े बनाते थे, वो महंगे हुआ करते थे। और सूती वस्त्र चूंकि ऑलरेडी मशीन से बनता था, है ना, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी ये लोग भारत से ले जाते थे, बहुत सस्ते रेटों में यहां से ले जाते थे, इसलिए इनका इनपुट कॉस्ट कम होता था, मशीन से बनता था तो उससे भी पैसा बच जाता था। और भारत में आने के बाद भारत में कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता था, तो और भी ये सस्ता हो जाता था, जिसके कारण सूती वस्त्र महासस्ता हो गया था भारत के अंदर में। इससे क्या हुआ, इससे लोगों को तो राहत मिली, भैया सूती कपड़ा मिला, लेकिन देश को नुकसान हुआ। देश की जो उद्योग धंधा था, जो हमारा सूती वस्त्र ही मेन था, है ना, जो वस्त्रों का हमारा उद्योग था, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी भारत के अंदर में, वो धीरे धीरे बर्बाद होनी शुरू हो गई। लोगों ने खादी पहनना बंद कर दिया, क्योंकि वो महंगा हुआ करता था। एक खादी का शर्ट लोगे तो सूती का सदर 3 से 4 सूती का सदर शर्ट जो है उसी पैसे में खरीद सकते थे। यही कारण है कि 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उसमें सूती कपड़ों को जलाया था और कहा था कि खुद से चरखा चलाओ, खुद से कपड़ा सियो और अपने से कपड़ा सी करके घर में पहनो। अगर खरीद नहीं सकते हो तो खुद से सी के पहनो, है ना, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। अंग्रेजों का सूती कपड़ा पहनना बंद करो। तो बहुत बड़ी ढेर लगा करके सूती के कपड़ों में आग लगाई गई थी, ठीक है, ताकि इससे एक जो संदेश है पूरे देश में जाए, ठीक है, और अंग्रेजों का जो व्यापार है वो धीरे धीरे नीचे आ जाए। आगे बढ़ते हैं। सन 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पास हुआ था। सन 1883 में इल्बर्ट बिल पास हुआ था, जिसके अनुसार भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था, ठीक है। अब देखो, ये इल्बर्ट बिल जो कानून था अपने आप में बहुत बड़ा विवादित कानून था, पता है, ठीक है। इल्बर्ट बिल जो है, ये जो बिल था, ये अच्छा कानून था। अच्छा कानून था किसके लिए? हम भारतीयों के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर बहुत विवाद खड़ा किया, बहुत विवादित बना दिया इसको। भैया, इल्बर्ट बिल में यह कहा गया था 1883 ईस्वी में कि जो भी मुकदमे होंगे, फौजदारी मुकदमे, ठीक है, उसकी सुनवाई, है ना, चाहे वो व्यक्ति, दोषी व्यक्ति यूरोपीय व्यक्ति हो या फिर भारतीय व्यक्ति हो, है ना, उसका जो सुनवाई है वो भारतीय सामान्य न्यायालय में करना था, यानी कि भारतीय जज भी उसको सुन सकते थे। उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं थी, स्पेशल बेंच बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सामान्य न्यायालय में भारतीय जज भी रहते हैं और जो अंग्रेज थे, यूरोपियन जज थे, वो भी रहते थे। तो हो सकता था कि अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय जज के सामने चला जाए। इस पे यूरोपियों ने, इस पे जो यहां पर अंग्रेज थे, उन्होंने बहुत बवाल काटा, बहुत ज्यादा बवाल किया कि भैया हमारे मुकदमे को, है ना, जो भारतीय जज हैं वो देखेंगे, है, वो तो उसको तो बहुत छोटा मानते हैं हम लोग, वो तो खुद उपनिवेश बना हुआ है हमारा, वो तो खुद गुलाम है। तो क्या वो जज क्या वो हम पर फैसला सुना सकते हैं? क्या हमको जेल पर डाल सकते हैं? बहुत बड़ा बवाल हुआ इल्बर्ट बिल पर। हालांकि बहुत अच्छा कानून था कि भैया जज तो जज है, तो समान न्यायालय में फौजदारी मुकदमा चलेगा तो उसमें यूरोपीय का मुकदमा भारतीय जज देख सकता है और भारतीयों का जो सुनवाई है वो यूरोपीय भी कर सकता है, ठीक है। नूर जन्नत, जब पूरी चैप्टर पढ़ाई हो जाएगी, आखिरी दिन टेस्ट वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद आपको 1-2 दिनों के अंदर इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उसके 2 दिन के बाद नोट्स आपको विदिन 2 डेज कभी भी मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने, अच्छा इसमें क्या हुआ था पता है, फिर इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया था, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद हुआ। तो 1833 में इल्बर्ट बिल जो पास हुआ था उसको बाद में वापस ले लिया गया। तो इससे भारतीयों के मन में बहुत गुस्सा आया कि ले दे करके एक तो अच्छा कानून आया था, उसमें भी अंग्रेजों को बड़ा आपत्ति हो गया। यानी अंग्रेज अपने आप को बहुत बड़ा सुपर हीरो और हम लोगों को बहुत बड़ा जीरो समझते हैं, ठीक है, हम लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। तो इससे हम लोगों का, अंग्रेजों का दोहरा चरित्र जो है ना, वो लोगों के सामने आ गया जब इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए किया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। देखो, एक सवाल आपको पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। चूंकि ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है आपका, तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था।
तो याद रखिएगा सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। और ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? सन 1905 ईस्वी में किया था। किस आधार पर किया था? उन्होंने कहा कि देखो बहुत बड़ा बंगाल है, आबादी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए जो आज का बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है ना, ये सब आसपास के जो ये थे वो सब मिला हुआ था, उसमें सारा जो राज्य है वो मिला हुआ था। इसलिए बंगाल को डिवाइड कर दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भैया बहुत बड़ा बंगाल है, इसलिए इसका डिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसको चलाना मुश्किल है, इतना बड़ा है ना कि चलाना मुश्किल है, बड़ा स्टेट है, चलाना मुश्किल है, शासन व्यवस्था जो है कुशल नहीं, अच्छा नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन लोगों को लगा कि भैया ये डिवीजन इस तरह से हुआ है कि मुस्लिम आबादी थी बंगाल में, ठीक है, मुस्लिम आबादी थी, बहुत बड़ी आबादी थी मुसलमानों की, मेजोरिटी में थी। तो इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया कि भैया आधे से कम मुस्लिम चले गए उधर, और यानी कि हिंदू मेजोरिटी पे जहां था वहां हिंदू को माइनॉरिटी कर दिया, और जहां मुस्लिम मेजोरिटी में था वहां मुस्लिम को माइनॉरिटी कर दिया। इस तरह से लकीर खींचा, बड़ा दिमाग लगा करके, ताकि यहां से इसका जो है अपना सांसद वगैरह चुन करके ही नहीं आए, इतना ज्यादा माइनॉरिटी मेजोरिटी हो जाए कि लोग कंफ्यूज रहे आपस में, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है ना 1905 में क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन चला। तो बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन के उपरांत कौन सा आंदोलन चला था? तो याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन, क्या स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे? आंसर है नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी तो भारत में थे ही नहीं 1905 में, ठीक है, वो तो 1914 में भारत आए, ठीक है। मिल जाएगा जी। अंकिता सोनी कितनी बार कहा है कि जो भी पढ़ाएंगे उस चैप्टर को जब खत्म हो जाएगा, पूरा टेस्ट वगैरह करा देंगे, उसके 2 दिनों के अंदर आपको एसपी नोट्स, शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके उपरांत स्वदेशी आंदोलन चला। अब देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जो मुस्लिम लीग है ना, अली जिन्ना वाली है ना, उसकी स्थापना हुई सन 1906 में। क्या अली जिन्ना ने इसकी शुरुआत की थी? नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है इसमें आगे थे सर आगा खां। कौन थे? आगा खां। और ढाका के एक नवाब थे जिसका नाम था सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा सन 1906 में कि भैया हमको जो है अलग से एक पार्टी बनानी है, कांग्रेस के साथ नहीं रहना, हमको अलग से एक पार्टी बनानी है, नाम रखना है मुस्लिम लीग, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इसकी इजाजत दे दी और सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और इसके मेन हीरो थे, करता धरता थे आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। अली जिन्ना का तो यहां पर अता पता भी नहीं था। लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। ये जो स्वदेशी आंदोलन चला, इस पे इतना बवाल कटा पूरे देश के अंदर में, और खास करके बंगाल के अंदर में इतना ज्यादा कुछ यहां पर हुआ कि बाद में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? यार देखिए, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ, बवाल ढेर हुआ, तो इसको बुला लिया अंग्रेजों ने। इसके जगह पर लॉर्ड हार्डिंग आए, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग को लगा कि भैया बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया जाए, तभी लोग शांत बैठेंगे। और सन 1911 ईस्वी में है ना, बंगाल के विभाजन को वापस कर लिया गया। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और वापस कब किया गया था? 1911 में। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। वापस किसने लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया, ध्यान में रखिएगा। और बंगाल के विभाजन के उपरांत कौन सा आंदोलन हुआ था? नाम याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। और 1911 में बंगाल विभाजन को फाइनली जो है वो रद्द कर दिया गया था, ठीक है। वो यहां से क्या हुआ, पूरी तरह से इसको रद्द कर दिया। बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर के भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करने में 2 नाम बहुत मायने रखता है। एक है बाल गंगाधर तिलक, जिसको बीजी तिलक कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा है एनी बेसेंट। ये दोनों ने आयरलैंड में जिस तरह से होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, उसी तरह से भारत के अंदर में भी होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया। अगर एक प्रश्न पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो सन 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, सन 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और गदर पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लाला हरदयाल था, ठीक है, याद रखिएगा। एक विद्रोह है, बहुत फेमस विद्रोह, नाम है खोंड विद्रोह। यह विद्रोह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1914 में हुआ था, ठीक है। उड़ीसा की सामंतवादी रियासत है ना, दसपल्ला में है ना, ये
अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। दक्षिण भारत की अगर बात करें, साउथ इंडिया के, इसके गोदावरी की पहाड़ी के पुराने जो रंपा प्रदेश थे वहां पर सन 1916 ईस्वी में विद्रोह हुआ, जिसको रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो अगर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, यहीं पर मैं लिख देता हूं, रंपा विद्रोह, जो रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह, ये रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था, सन 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह सन 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा है कहां पर, तो याद रखिएगा गोदावरी की पहाड़ियों के पुराने, है ना, रंपा प्रदेश में एक बहुत बड़ा विद्रोह सन 1916 में हुआ, इसको रंपा विद्रोह के नाम से जाना गया। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए, याद रखिएगा, गांधी जी भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद में अपना आश्रम बनाया, जिसको साबरमती आश्रम भी कहते हैं। तो गांधी जी का साबरमती आश्रम कहां पर था, तो आंसर होगा अहमदाबाद में। गांधी जी भारत कब आए, अगर ऐसा सवाल पूछे तो सन 1915 ईस्वी में आए। अब यहां से गांधी जी का जलवा होगा, यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा गांधी जी का ही जलवा। अब यहां से गांधी का पार्ट शुरू हो जाता है। गांधी सन 1915 ईस्वी में भारत आए। अब देखो एक प्रश्न ये पूछा जाता है, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। हम स्टोरी में जाएंगे तो हर घटना को, हर प्रोसेस को, क्या छोटी बड़ी घटना हुई, सबको कहानी के तौर पर फिर पढ़ना होगा। फिर इसी चैप्टर को पढ़ने में आपको कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत सारी चीजें इसमें हम मिक्स करके आपको दे रहे हैं, है ना, इसमें से भी 10-20% चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का पार्ट है, पढ़ लीजिए। हो सकता है एग्जाम में किसी शिफ्ट में पूछ जाए, क्योंकि एक एक शिफ्ट में, अगर हर शिफ्ट में ये आपका 2-3 प्रश्न भी पूछ लेता है, तो 52 शिफ्ट के अंदर में ये आपका 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से हो जाता है। तो स्टैंडर्ड 100 से भी ज़्यादा प्रश्न बनाने के लिए इस चैप्टर के, फिर आपका बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी होगा, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक से उठाएगा जो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए सारी चीजें इसमें हम पढ़ा देते हैं आपको। देखिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो जानते हैं ना, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन कौन नहीं जानता है, चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, आइए, क्या था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत पढ़ा होगा, जो लोग कंपेटिटिव तैयारी करते हैं वो पहले से जानते होंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1917 में हुआ था। गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। चंपारण में देखो एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना, एक सिस्टम चल रहा था वहां पर। इस सिस्टम का नाम था, है ना, क्या नाम था, कोई बताएगा? जल्दी से बताइए कौन सा सिस्टम था। ठीक है, देखिए सिस्टम का नाम था तिनकठिया सिस्टम। क्या नाम था भैया? तिनकठिया। क्या होता है तिनकठिया? आप सुने? 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन का नाम सुने? 1 कट्ठा 2 कट्ठा 20 कट्ठा। तो मान लेते 20 कट्ठा से 20 कट्ठा का लगभग 1 बीघा होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 20 कट्ठा का बीघा होता है, तो 20 कट्ठा का बीघा में हर किसान को ये आदेश था कि उसके 1 बीघा का अगर खेत है तो उसको 3 कट्ठा में कम से कम नील की खेती करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? नील की खेती। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन या नील की खेती जो है वो मस्ट हो गया था, मस्ट, जरूरी था। ये कानून बना दिया गया था कि हर 20 कट्ठे में से, है ना, इस इलाके में चल रहा था, चंपारण के इलाकों में और भी बहुत सारे इलाकों में जहां जहां पर नील की खेती अच्छे से होती थी, उन इलाकों में ये कह दिया गया था कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है तो आपको कितना कट्ठा में करना पड़ेगा? 30 कट्ठा में नील का खेती करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। समस्या नंबर 1, एक तो नील की खेती करने से भूमि जो है वो बंजर होती थी, भूमि बंजर होती थी, बंजर। दूसरा जो है, जब नील ये लोग उपजाते थे तो नील का चूंकि खरीदार अंग्रेज ही हुआ करता था इकलौता, और इनका जो कंपटीशन है अंग्रेजों का, ये जापान के साथ चलता था। जापान में भी
मशीन से कपड़े की छपाई होती थी और जापान वालों ने डाई व सिस्टम निकाल लिया था, रंग से डाई लगा के कपड़े पर बढ़िया बढ़िया छपाई करते थे और इंटरनेशनल मार्केट में विदेशों में जापान का कपड़ा खूब बिकने लगा था। इंग्लैंड जो है वो कंपटीशन सीधा जापान से था इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड जो है सस्ता कलर रंग खोज रहा था और इसको सस्ता रंग भारत का नील में दिखा कि भारत में नील की खेती करा करके सस्ता रंग जो है यहाँ से हम ले सकते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, मशीनों से छपाई कर रहे थे जापान वाले, टेक्नोलॉजी खोज निकाला था और वो सस्ता छपाई पड़ता था। अब यहाँ पर इसको तो पैसा कॉस्ट कटिंग करना था कपड़े में, छपाई में, तो अगर ये किसानों को बहुत ज़्यादा नील का कीमत देते या उचित दाम देते तो इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं नील पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं हम, तो फिर कपड़ा हमारा महंगा हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल मार्केट में लॉस लगा के तो नहीं बेच पाएंगे, अगर प्रॉफिट थोड़ा भी रख के बेचते हैं तो फिर जापान से हमारा कपड़ा महंगा हो जाएगा, फिर तो हम जापान को कैसे compete कर पाएंगे या बिजनेस में उसको कैसे बर्बाद कर पाएंगे। तो यही कारण से यहाँ के किसानों को खूब प्रेशर डाला गया और जब नील उपजाया जाता था इस तरह से जोर जबरदस्ती से तो उसका उचित जो है कीमत भी नहीं मिलता था। तो यहाँ पर देखेंगे उचित कीमत का अभाव, उचित है ना, उचित कीमत का अभाव, क्या देंगे इसमें, उचित कीमत का अभाव, उचित कीमत का अभाव, कीमत का अभाव, ठीक है, उचित कीमत का नहीं मिलना, ये भी हो गया आपका अभाव हो गया। तीसरा था एक तो मोनोपोली, आपको देखिए आपको मन है लाल शर्ट पहनने का और हम बोलेंगे जिंदगी भर तुम व्हाइट शर्ट ही पहनो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी मोनोपोली हो गई भैया। ये अब हमारा मन होगा कि हमको 12 बजे रात में ही वक्त मिलता है, डेली आपको 12 बजे रात में, किसी दिन आपको 2 बजे रात में क्लास कराएंगे, हमारी मर्जी, तो मोनोपोली हो गई ना हमारी, ठीक है। जो काम का समय है वो सुबह से लेकर के शाम के सब के बीच है या 8 बजे 9 बजे तक कर सकते हैं, कभी कभार लेट हो तो हम 9-10 बजे एक छोड़ने से अच्छा है कि 9-10 बजे ले लें कभी कभार, वो एक अलग बात हो गई। तो किसी चीज में अगर आप जोर जबरदस्ती करते हो तो यहाँ पर मोनोपोली, आपकी स्वतंत्रता भी जाती है ना, किसानों की स्वतंत्रता कहाँ गई भैया, उसको क्या लगाने का मन है, तो जोर जबरदस्ती कर रहे हो। तो ये जो प्रथा थी अपने आप में बहुत खराब थी और वहाँ के किसानों पर बहुत जोर जबरदस्ती ज्यादती होती थी और यहाँ पर जो वहाँ खुशहाली थी वो कहीं ना कहीं गायब सी हो गई थी। यही कारण था जब 1915 में महात्मा गांधी का पूरे भारत में एक वर्चस्व, एक जो है एक कहते हैं ना कि एक जलवा था, तो राजकुमार शुक्ला जो कि किसान लीडर थे, एक किसान थे, वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। कहां पर, याद रखिएगा, महात्मा गांधी से वो मिलने के लिए पहुंचे यहाँ पर चंपारण के एक किसान, नाम था राजकुमार शुक्ला। जब लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था सन 1916 ईस्वी में, हर साल कांग्रेस की एक मीटिंग होती थी, तो वहां पर गांधी जी से अनुरोध किया कि महाराज आप जो है जरूर आइए, चंपारण में इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है। गांधी जी ने कहा समस्या को सुनने के बाद ठीक है हम जरूर आएंगे। अब देखो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। हाँ, फिर इस कहानी को पूरा कर लेते हैं। तो देखो फिर उसके बाद गांधी जी आए सन 1917 में, कहां पर, चंपारण आए और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया और यहाँ पर जो है इसके साथ हजारों लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़े। देखते देखते है ना 10-20 हजार लोगों की जो है किसानों का समूह आ गया। महात्मा गांधी को पकड़ करके जेल में रात भर 6-7 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया, हड़ताल किया। उसके बाद महात्मा गांधी को छोड़ा गया और महात्मा गांधी ने वहां पर चंपारण सत्याग्रह को पूरा किया और फिर जो समस्याएं थी उसको लेकर के जो बड़े अधिकारी थे उनसे महात्मा गांधी मिले और अपना जो इनका जो दबाव था उसके वजह से बड़े अधिकारी ने क्या किया, जो मतलब नेशनल लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने गांधी जी से प्रॉमिस किया कि हम एक कमेटी बना करके इसकी जांच करेंगे और कमेटी बना के जांच किया तो पता चला यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो रही थी और फाइनली ये जो तिनकठिया सिस्टम था इसको समाप्त कर दिया गया। अब किसान आज़ाद थे कि उनको क्या उपज करना है और क्या नहीं करना है और किसान को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली क्योंकि अंग्रेजों ने 2 कदम पीछे कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में भी छूट थोड़ी बहुत मिलने लगी, अब सांस लेकर के काम कर सकते थे किसान। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था, 1917 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हो गया क्योंकि ये सब टूट गए थे। 1907 में ना ये दोनों टूट गए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में है ना ये लोग टूट गए थे
अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में ये लोग टूट गए थे और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? सन 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने बुलाया? तो राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया। 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। क्या इसकी कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करें? क्या पीछे से स्टार्ट करें? चलिए इसकी कहानी को थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। अब देखिए ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था इसको समझते हैं। जालियांवाला वाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ? उस समय देश में क्या हो रहा था? बेसिकली हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या उसके माइंड में था, है ना? तो जनरल डायर का वो क्यों जाके मार दिया, ये तो हम नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे। उस समय देश की परिस्थिति क्या थी और ये जनरल जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों, क्या उस समय समस्याएं चल रही थी। अब देखिए आइए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय बड़ी बड़ी घटनाएं क्या हुई थी। नंबर 1, 10 मार्च का वो दिन था, 10 मार्च 1919, याद रखिएगा 10 मार्च 1919। क्या हुआ था 10 मार्च 1919 को? तो इस दिन रॉलेट सत्याग्रह जो है, सॉरी, इस दिन रॉलेट, है ना, रॉलेट एक्ट क्या हुआ था? पास हुआ था, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट क्या हुआ था? इस दिन पास हुआ था। कब? 10 मार्च 1919 को। आप जानते हैं ना कि रॉलेट एक्ट जो है ये कैसा कानून था? तो आंसर होगा एक, क्या था? एक काला कानून था। एक काला, क्या कोई काला कानून का स्वागत होना चाहिए या उसका विरोध होना चाहिए? काला कानून था, तो फिर गांधी जी ने विरोध करने की कोशिश की। इसका जो है, इस कानून का गांधी जी ने भरपुष्ट विरोध किया। क्या हुआ इसका? पूरे देश भर से विरोध की भावना आने लगी कि भैया ये कानून अपने आप में सही नहीं है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसके विरोध में हम जो है क्या करेंगे, एक सत्याग्रह करेंगे। तो वो सत्याग्रह 6 अप्रैल, 10 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को वह सत्याग्रह शुरू हो गई। और उस सत्याग्रह का नाम पता है क्या है? उस सत्याग्रह का नाम गांधी जी ने रखा रॉलेट सत्याग्रह। क्या रखा? रॉलेट सत्याग्रह नाम रखा इसका, रॉलेट सत्याग्रह नाम रखा। ठीक है, अब सुनते जाइए। 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया और पूरे देश भर में रॉलेट सत्याग्रह चलने लगा। सत्याग्रह में ऐसा नहीं था लोग बंदूक लेके, लाठियां लेके निकले और अंग्रेज मिलते गए उसके सर को फाड़ते गए, ये नहीं। गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब ये नहीं था। ठीक है, गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब था कि आप सामने वाला जो जुल्म कर रहा है उसको एहसास दिलाइए, उसके कॉन्साइंस को, उसकी जो अंतरात्मा है उसको जगाना है, उसको झकझोरना है और उसको एहसास दिला करके कहना है भैया जो कर रहे हो आप बहुत गलत कर रहे हो। ये सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह था गांधी जी का। तो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया पूरे देश भर में, है ना। इस तरह का हड़ताल शुरू किया गांधी जी ने, है ना, अनशन पर बैठ गए, है ना, 6 अप्रैल 1919 को। ये एक नेशनल न्यूज बन गया, लोग और जानने लगे जब गांधी जी ऐसा करने लगे, है ना। अभी मोदी जी किसी हड़ताल पे या राहुल गांधी अनशन पर, भूख हड़ताल पे बैठ जाए तो पूरा देश में चर्चा नहीं होगा। तो उसी तरह का बहुत बड़े नेता थे उस समय, इनका अपना जलवा था, पूरा देश मानता था। अभी तो चलो फिर भी 2 गुट है, बीजेपी और कांग्रेस। उस समय तो कोई गुट नहीं था, ये सर्वमान्य नेता थे। भारत के 99% लोग जो है गांधी जी को क्या करते थे? मानते थे। तो अब देखो रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। इसके 7 दिन के बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है, 7 डेज। ये वही क्रम था जब सत्याग्रह शुरू किया, देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, तो मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ मतलब एक तरह टाइप का राष्ट्रपति शासन टाइप का, जो कि कम समय के लिए रहता है। मार्शल लॉ था कि भैया एक जगह आप ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई प्रदर्शन वगैरह की इजाज़त नहीं होगी, रोड पर जमाव नहीं हो सकते हैं, है ना, कोई स्थिति बिगड़ने की स्थिति ना हो, अपने अपने घर में लोग रहे, ऐसा करके स्थिति। लेकिन 7 दिन के बाद प्लस 7 डे यहाँ पर कर दीजिए, 7 दिनों के बाद ये आपको कितना होता है? 6 अप्रैल था तो 13 अप्रैल 1919 को,
13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, 1919 का वो दिन था, 1919 का, जब इस दिन क्या हुआ था पता है आपको? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो याद रखिएगा कि अमृतसर पंजाब के दो लोकल लीडर थे, दो लोकल लीडर थे, ठीक है, दो लोकल लीडर थे। कितने लीडर थे? दो लोकल लीडर, दो लोकल लीडर। नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये दोनों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और इसके खिलाफ जो है ना, क्या हुआ था कि अमृतसर का एक बाग था जिसमें सिर्फ एक एंट्री थी, जाने की एंट्री कितनी थी? सिर्फ एक ही रास्ता था, है ना। इस रास्ते को जनरल डायर आए और यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, सारे ही सिपाही को यहाँ बिठाया और अंधाधुंध गोलियां चलाना, ये लोगों पर गोलियां चलाना जो है शुरू कर दिया, है ना। ये सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग जान बचा के भाग पाए, कुछ कुएं में गिर गए, बचे। फिर बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर, सैकड़ों लोग जो है मारे गए। एक नेशनल न्यूज बना, ठीक है। ठीक है अमृता कुमारी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। चलो एस बाबू, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए एसएसटी में, बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं होगा तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, इससे पहले एसएसटी नहीं पढ़े होंगे तो फिर नोट्स याद करके आप आगे बढ़े होंगे, तो फिर ये सब चीज़ें आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और यही चीज़, इस सब चीज़ से बच नहीं सकते हैं। ये कहानी, ये डेट आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर ये इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपको पूछा जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं आपको बोल देता हूँ। अच्छा ये बताओ, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, तो इसमें किसने उपाधि को त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसमें उपाधि को त्याग दिया था, मतलब अपनी जो उपाधि है उसको छोड़ दिया था। तो याद रखिएगा, इसमें दो लोगों का नाम बहुत फेमस है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। एक है आपका कैसरे हिंद उपाधि। कैसरे हिंद, किसने इसको छोड़ा था? जल्दी बताइए, कैसरे हिंद को किसने त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो उपाधि को त्यागा था, उपाधि, है ना, जो उपाधि मिली थी उपाधि को त्याग दिया। किसने त्यागा और कौन सी उपाधि थी? तो एक तो कैसरे हिंद थी, ठीक है, और दूसरा था नाइटहुड। नाइटहुड, नाइटहुड, नाइटहुड। तो याद रखिएगा, कैसरे हिंद और नाइटहुड। कैसरे हिंद किसका था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर के अपना कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया, और नाइटहुड की उपाधि को किसने त्यागा? तो याद रखिएगा कि जो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। तो ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। यही चीज आगे भी लिखा होगा। तो ये था पूरा कंप्लीट आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, है ना। और उसके बाद ये जो आपका कैसरे हिंद उपाधि है और नाइटहुड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार पूछा जाता है। यहां तक क्लियर है? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। समझ गए यहां तक? यहां तक समझ गए? अब आते हैं आगे। 1919 से 1947 के काल में महात्मा गांधी का निर्णायक भूमिका रही थी। यही कारण है कि इस काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये घटना हमने देख लिया, ये भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह भी यहां पर पढ़ लिया, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया। अब आगे आते हैं। अब देखिए 1919 में भारत सरकार अधिनियम में को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखो 1919 में एक कानून पास हुआ था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का कानून कहा जाता है। एक्ट 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है,
इस कानून को, ठीक है, 1919 का कानून था और यही कानून को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कानून भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ लेगा कई बार, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का एक बेहतरीन कानून था, उस कानून का नाम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना या फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था, तो आपको बता दिए कि 10 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को पूरी तरह से त्याग दिया था। अब देखिए, 2 लोकल लीडर, नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये कहाँ के थे? ये पंजाब के थे। तो यहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे जिनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी गिरफ्तारी के बदौलत लोग वहां जमा हुए थे और जिसके कारण क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाग है ना, हत्याकांड जो है वो हुआ था इसी जमाव में, यहां पर लोग जो जमा हुए थे, ठीक है। अब आओ, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, सितंबर 1920 में। तो अगर एक प्रश्न पूछेगा, ये बताइए कि जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई। असहयोग आंदोलन को इंग्लिश में कौन सा आंदोलन कहते हैं? तो इसको कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कोई इंग्लिश में बोलेगा या कहीं लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब एक ही चीज है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई, इसी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में ये डिसाइड हुआ कि पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। क्या था यह असहयोग आंदोलन? तो देखो, अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे, तो हम लोग उसको एहसास दिलाने के लिए, चूंकि वो लोग बिजनेसमैन था तो उसके बिजनेस को चोट करना चाहते थे। सबसे पहले देखो, इसका एक और पीछे चले जाते हैं हम, थोड़ा सा और पीछे जाएं क्या। देखो, गांधी जी ने एक किताब लिखी थी सन 1908 ईस्वी में। सन 1908 ईस्वी में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी। उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज, इसके लेखक कौन थे? हिंद स्वराज को किसने लिखा था? तो आंसर क्या होगा? गांधी। किसने लिखा था? गांधी जी ने। गांधी जी ने। जब गांधी जी सिर्फ बोलते हैं तो मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी, जब महात्मा लगाएंगे तो जी नहीं लगाएंगे, है ना, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज। कब लिखी थी? सन 1908 ईस्वी में। क्या था इस किताब में? इस किताब में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। इन्होंने कहा था कि कुछ हजार, है ना, कुछ हजार जो अंग्रेज हैं वो भारत में हम लाखों लोगों पर रूल कर रहे हैं। किस पर? लाखों लोगों पर क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। लाखों लोगों पर रूल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं रूल? कुछ हजार लोग, है ना, लाखों लोगों पर रूल कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम उसको सहयोग कर रहे हैं। बिकॉज कि हम उसको सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, यही कारण है कि कुछ हजार लोग पूरे लाखों लोगों पर रूल कर रहा है और इसके लिए जिम्मेवार भी हम ही लोग हैं। अगर हम लोग अपना सहयोग करना वापस कर लें, है ना, बंद कर दें, तो ये जो कुछ हजार, 10,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, जितने भी अंग्रेज अधिकारी यहाँ है या सैनिक है, सब बोरिया बिस्तर उठा के कुछ ही महीनों में देश छोड़ करके कुछ ही दिनों में निकल लेंगे। ये गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में ये बात लिखी थी और ये महात्मा गांधी का अपना एक फर्म बिलीव भी था। एक कठिन जो एक होता है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीव, वो था। तो उसी को गांधी जी ने बाद में जब मौका आया 1920 में इसको लॉन्च किया असहयोग आंदोलन के नाम से, और पूरे ही डॉक्टर्स क्लिनिक जाना बंद कर दिए। वकील जो है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू थी, डॉक्टर्स क्लिनिक जाना बंद कर दिए। वकील जो है वो
कचहरी जाना, कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिया, जज जो है कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिया, स्टूडेंट कॉलेज पढ़ने, स्कूल पढ़ने नहीं जाते थे, है ना। माली जो है वो गार्डन नहीं जाता था, जो उनके जूते साफ करने, कपड़े साफ करने, चाय बनाने, सफाई करने वाले लोग थे, ऑफिस में काम करने लोग थे, जितने सारे स्टाफ थे, सब ने हड़ताल कर दिया पूरे देश के अंदर में, किसी भी तरह का सहयोग अंग्रेज को करने से मना कर दिया। यही जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन कहलाया। ये 1920 से चल करके 1922 तक 2 वर्षों तक यह आंदोलन पूरे देश में चलता रहा। और 5 फरवरी, याद होगा वो घटना, यहीं पर बता दें क्या, चलिए यहां पर अभी हम एक कॉलम लिए थे ना, हाँ यहां पर याद रखिएगा, यहां पर 5 फरवरी याद रखिएगा, 5 फरवरी अभी कहीं पर लिखा होगा, आगे पीछे हो गया है। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। गोरखपुर के शहर में, चौरी चौरा में, गोरखपुर में, है ना, एक पुलिस चौकी के सामने से जब प्रदर्शनकारी जा रहे थे तो पुलिस ने उस पर लाठियां बरसा दी और भीड़ उग्र होकर के पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर लिया। और वहां पर क्या हुआ, पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के लोगों ने मारा, और बहुत सारे पुलिस वाले जिन्होंने अपने आप को अंदर बंद कर लिया था, तो लोगों ने बाहर से आग लगा दिया पुलिस थाने में, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी, जो 22 लोग थे, 22 पुलिसकर्मी को लोगों ने मार डाला। पुलिसकर्मी को लोगों ने मार डाला। इसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया, है ना, इसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। गांधी जी को लगा कि भैया ये तो हम सत्याग्रह करने गए थे, सत्य के लिए आग्रह, हम गए थे कि जो अंग्रेज थे उससे आग्रह कर रहे थे कि तुम सच को समझो, सत्य को मानो, है ना, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग क्या हुए, अहिंसक, जो हमारा था हिंसक हो गए, अहिंसक तो रहे नहीं, फिर तो मेरा सत्याग्रह किसी काम का नहीं रहा। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को। चूंकि ये आंदोलन का लीडर महात्मा गांधी ही थे इस आंदोलन के, इसलिए महात्मा गांधी को 6 वर्षों की सजा हो गई, है ना, 6 वर्षों की सजा हो गई। किसको सजा हुई, तो आंसर होगा गांधी को। गांधी 6 साल के लिए जेल चले गए, और 1922 से 1928 के बीच में फिर कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया, फिर जो है सब कुछ शांत रहा। ठीक है, गांधी जी 6 वर्षों के लिए जेल चले गए, फिर कोई बहुत बड़ी घटना इस बीच में आपको नहीं देखने को मिलती है ना, देश को आज़ाद कराने के संबंध में अगर देखें। चलिए कोई दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ये महत्वपूर्ण है, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। पूछा जाता है सवाल, AITUC की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में MN रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1920 ईस्वी में MN रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1920 ईस्वी में MN रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ लिए थे, आगे आते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन भी था। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था ये सब बता चुके हैं। 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने निर्णय लिया कि भैया हमको असहयोग आंदोलन नहीं चलाना है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना है। उन्होंने वापस ले लिया। चलिए एक और नया टॉपिक उसको देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ये देखिए, इसको अच्छा से समझिए, ये बहुत पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग हम कब उठी थी? पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी थी? तो सन 1929 का अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। क्या नाम था? लाहौर अधिवेशन। इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया हमको सुधार वगैरह नहीं चाहिए कानून में कि अंग्रेज सुधार कर दें, हमको थोड़ा और जो है क्या करें, रियायत दे दें, इजाज़त दे दें, थोड़ी और जीने के लिए ऑक्सीजन छोड़ दें, वो नहीं, हमको कंप्लीट देश चाहिए, हमको अपना
पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वराज ही चाहिए भैया, हमको सुधार नहीं चाहिए, सिस्टम छोड़ के भागो, हमको हमारा सिस्टम लौटाओ, अपना देश लौटा दो। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, कांग्रेस के उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए, जवाहरलाल नेहरू जो है वो, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जो है वो कौन थे? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे, जल्दी से बताइए। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के कौन थे? पिता थे, है ना। और इंदिरा गांधी, अभी जो राहुल गांधी है उसकी कौन है? दादी है ना। राहुल गांधी की दादी कौन थी? इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के पिता थे। जैसे मेरी दादी हुई और मेरी दादी के जो पिता हुए, है ना, इस तरह से था। तो राहुल गांधी के दादी के पिता थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1924 में सर्वप्रथम हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, है ना। और 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन, ये देख लीजिए, ये साइमन कमीशन का जिक्र होने लगा यहाँ पर। साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बता दूं मैं अलग से क्या आपको। देखो साइमन कमीशन जो है, चलिए इस पे थोड़ा सा एक और स्लाइड लेके समझाता हूं आपको। देखिए साइमन कमीशन के बारे में अच्छा से समझ लीजिए। साइमन कमीशन क्या था? ये साइमन कमीशन समझिएगा। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो एक देखिए, एक कानून बना था ना, गवर्नमेंट ऑफ, हिंदी में लिख दूं क्या? चलिए इसमें लिख देता हूं, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 एक कानून बना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये कानून था। इस कानून में एक अच्छा प्रोविजन ये किया गया था कि ये कानून को साफ दिल से बनाया गया था। ठीक है, क्यों दिल से बनाया था? ऐसा नहीं कि अंग्रेज जो है ना बड़ा दयालु आदमी थे, नहीं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, अभी आएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1932 से 1934 के बीच में, नाक दम करके रखा था पूरे भारत में अंग्रेजों का। और इसी बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन में यहाँ के प्रतिनिधि गए थे इंग्लैंड, और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, 3 साल तक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद जो रिकमेंडेशन आए थे उसके आधार पर कानून बनाया गया बदलाव करके। ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, और यही हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा भाग है। जो आज का हमारा संविधान है ना, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है, हमारा जो संविधान का बेस है, जो ग्राउंड है, वो 1935 का ही कानून है। उसमें बहुत अच्छे बदलाव किए गए। वो बदलाव अभी तक हमारा संविधान का जो ढांचा है, जो जमीनी स्तर है, वो यही भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही हमारा संविधान टिका हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935 अच्छा कानून था। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। इसमें एक अच्छी बात ये लिखी थी कि 10 वर्षों के बाद एक कमेटी बनेगी। 10 वर्षों के बाद एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी पता है? ये कमेटी जो है रिव्यू करेगी। किस चीज का रिव्यू करेगी? आंसर है इस कानून का रिव्यू करेगी। रिव्यू किसका करेगी? कानून का। ठीक है, इस कानून का क्या करेगी? रिव्यू करेगी। इस कानून का ये कमेटी रिव्यू करेगी। यही कारण था कि 1935 के कानून के बाद 10 साल बाद क्या होता? 1935 के बाद 1945 होता। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा इसमें बदल लीजिए, हल्का सा बदल लीजिए। ये कानून तो अच्छा ही था, लेकिन इससे पहले एक कानून और आया था, हम पहले उसका जिक्र कर रहे हैं। जो हमारी स्टोरी है उस पर बेस्ड है। भारत सरकार अधिनियम 1919, जो जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ देखिए 1919 का जो कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये रिफॉर्म भी काफ़ी अच्छा था। ये उस समय की बात है। ठीक है, पहले इस पर आ जाइए।
ठीक है, 1919 का कानून था। और फिर इसको रिव्यू, सारी कहानी सेम है, 10 वर्ष के बाद इस कानून का, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसका रिव्यू करना था। तो 10 वर्ष कब पूरा होता, 1929 में पूरा होता, लेकिन थोड़ा पहले ही 1927 में, ठीक है, 1927 में एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष जो हैं किसको रखा गया, इस कमेटी का जो अध्यक्ष रखा गया वो सर जॉन साइमन को रखा गया, सर जॉन साइमन को रखा गया। यही कारण है कि इस कमीशन का जो नाम है वो साइमन कमीशन हो गया। क्या हो गया, साइमन कमीशन हो गया। 1927 में ये कमीशन बनी और ये कमीशन फाइनली 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में लैंड किया। ठीक है, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन था। इसी कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। 3 फरवरी को ये कमीशन भारत में आया। भारत के लोग जैसे ही बंबई से यहाँ पे कमेटी के लोग उतरे तो इसका स्वागत जो है ना, वो झंडों से किया, काला झंडा दिखाया, हड़ताल किया, देश भर में प्रदर्शन किया और कहा कि साइमन चचा गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ, साइमन हमको नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ। क्यों कहा, क्योंकि देखो इसमें 7 सदस्य कमेटी थी, 7 सदस्य में एक भी भारतीय लोगों को नहीं लिया गया था। क्या भारत के एक्सपर्ट नहीं थे कोई? क्या भारतीय लोगों का यहाँ पर जो महापुरुष थे भारत के, और भारतीय लोग जो एक्सपर्ट थे, जो कानून के विशेषज्ञ थे, क्या उनका सीधा सीधा अपमान नहीं था यहाँ पर? इसीलिए भारतीयों ने कहा कि यहाँ पर हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और यहाँ पर जो है सीधा सीधा विरोध किया। तो अगर सवाल पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, अच्छा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। किसको? नेहरू रिपोर्ट को। चलिए आखिरी स्लाइड हम पढ़ते हैं और 5 मिनट क्लास चलेगी आपकी। मोतीलाल नेहरू 1928 में संविधान का प्रारूप भी इन्होंने तैयार किया था। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में फरवरी 1928 में किसानों का एक आंदोलन भी हुआ था और वल्लभ भाई पटेल को यहीं पर सरदार की उपाधि मिली थी। देखो, एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली आंदोलन कह लीजिए या बारदोली सत्याग्रह कर लीजिए आप, बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन में, बारदोली आंदोलन कह लेते हैं इसको, बारदोली आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन किसानों के लिए था और इस किसानों के आंदोलन में कौन शामिल हुए थे? गुजरात के सूरत जिले में बारदोली जो जगह है, यहाँ पर 1928 में यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल हुए इस बारदोली आंदोलन में, और उन्होंने खूब किसानों के साथ मिलकर के आंदोलन किया और अंग्रेजों को झुकाने का काम किया। जब यहाँ पर 1928 का ये बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन, बारदोली मुझे बार बार सत्याग्रह ही आ रहा है तो सत्याग्रह ही लिख लेते हैं, ये अपने आप में सत्याग्रह ही था। बारदोली सत्याग्रह जब हुआ तो ये बारदोली सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा और वहाँ की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो किसान महिलाएं थी, उन्होंने प्यार से, है ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए सरदार की उपाधि किसने दिया? तो आंसर क्या होता है जी? इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर ये होगा कि बारदोली की महिलाओं ने दिया। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना हुई और 1928 में बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन भी किया था। फिर 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और बंगाल में अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सूरी सेन के नेतृत्व में जो है क्रांतिकारियों ने यहाँ पर छापा मारा। चलिए, गांधी जी एक बार फिर से मन बनाते हैं कि पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ये जो लॉर्ड इरविन से इसकी बातचीत हो रही थी गांधी जी का, तो गांधी जी ने क्या किया था? एक डिमांड दिया था, एक पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को, वायसराय लॉर्ड इरविन को, वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था, लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था। इसमें इन्होंने 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया था कि भैया 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया हुआ था, अल्टीमेटम कि भैया हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करो, वरना हम 12 मार्च
1930 से यानी 12 मार्च से हम एक बड़ा आंदोलन जिसका नाम इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम लॉन्च करने का इन्होंने एक धमकी दिया था गांधी जी ने कि हम इसको करने के लिए जा रहे हैं। गांधी को पहले से पता था कि लॉर्ड इरविन नहीं मानेगा, ठीक है। नहीं, कोई नोट्स आपको कॉपी पे नहीं करना है, आप पहले इससे पढ़ लीजिए। ये जब ये अपलोड हो जाए तो आपको अपनी मर्जी का बनाना हो तो कॉपी पे बना लीजिए, वरना हम शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स खुद ही आपको देंगे। नोट्स हम आपको खुद ही देंगे, ठीक है। नोट्स देने का भी काम हमारा ही है। ये जो पढ़ा रहे हैं ये मिलेगा। इसके बाद A4 में अलग से नोट्स 2025 का आएगा। जैसे जैसे जो चैप्टर पढ़ाते जाएंगे उसके बाद मिलता जाएगा, ठीक है। मन हो तो कॉपी में लिखिए, रफ लिखते जाइए, बाद में लिखिएगा। जब इसको पढ़ लीजिएगा, ये PDF आ जाएगी आज शाम तक, तो बाद में आप इससे लिख लीजिएगा, या नहीं तो हमारा शॉर्ट नोट्स आएगा, पहले उसको देख लीजिए कि वो आपको कितना अच्छा लगता है ना। वही शॉर्ट नोट्स को प्रिंट करा लीजिएगा, उसी पे आप पेन से अंडरलाइन करके या साइड में एरो मार के कुछ और चीज लिख करके उसी को अपना नोट्स बना लीजिएगा, उसमें कम मेहनत लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो 12 मार्च 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। ये शुरुआत कहां से हुई तो याद रखिएगा, ये 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई। कौन सी सत्याग्रह से शुरू हुई तो याद रखिएगा, दांडी मार्च या फिर नमक मार्च इसको कहते हैं। नमक मार्च, इसको नमक मार्च के भी नाम से जाना जाता है। तो वहीं से इसकी नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत होती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, वहां से गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ जो है दांडी, है ना, साबरमती आश्रम से ये चलना शुरू करते हैं और गुजरात के, है ना, दांडी तट पर जो समुद्र का किनारा है वहां पहुंच करके समुद्र के पानी को हांडी में लेकर के गर्म करके वहां पर नमक बनाते हैं। भाप बना के पानी को उड़ाते हैं और नीचे नमक प्राप्त होती है हांडी में। और नमक जो है खुद से बनाना अपराध था, इलीगल था। एक कानून बनाया था अंग्रेजों ने कि भैया नमक नहीं बना सकते आप। नमक जो है कुछ कंपनियों को लाइसेंस था, सिर्फ वही बना सकते हैं, और वो ऊंचे रेट पर, महंगे रेट पर बेचते थे। इसीलिए, है ना, यहां पर गांधी जी ने क्या किया, उस कानून को तोड़ा। सविनय अवज्ञा, है ना, सविनय यानी विनय के साथ, अवज्ञा, है ना, जो आपका कानून है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सिविल लॉज है उसका डिसोबीडियंस किया, यानी उसको नहीं माना, उसकी अवज्ञा की, ठीक है। यही वो मूवमेंट था कि आपका जो भी कानून है ना, सिविल कानून, क्रिमिनल लॉ नहीं तोड़ेंगे, सिविल कानून जो भी है उसको हम लोग विनम्रता के साथ तोड़ेंगे। विनम्रता के साथ तोड़ दिया गांधी जी ने, यहां पर खुद से ही नमक बना दिया। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को, है ना, समुद्र के पानी को गर्म करके वहां पर नमक कानून बना करके उस कानून का उल्लंघन किया, उस कानून का अवज्ञा किया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से जो है इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल किया, है ना। जो यहां पर कैदी थे, बिहार के छपरा में जो कैदी थे, इन कैदियों ने क्या किया, अंग्रेजी कपड़ा को पहनने से इनकार कर दिया और यहां पर नंगी हड़ताल जो है इन लोगों ने किया। बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सन 1931 में हुआ था। यह भी एक पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर कुछ आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? को शॉर्ट में कहेंगे RTC, या इसी को कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या था ये गोलमेज सम्मेलन? ध्यान में रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन क्या था ये गोलमेज सम्मेलन? ध्यान में रखिएगा, ये सम्मेलन जो है 3 सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था 1930 में पहला, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। 3 सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है कोई एकमात्र सम्मेलन जिसमें, है ना, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस गई थी, है ना, कांग्रेस गई कौन से सम्मेलन में? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सन 1931 ईस्वी में। तो ये पहला में नहीं गई और तीसरा में नहीं गई, 1931 में कांग्रेस गई थी। ये गोलमेज सम्मेलन था क्या? इंग्लैंड में जो यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग थे, है ना, जब देखा इस तरह से बहुत आंदोलन हो रहा है तो सीधा वहां की सरकार ने बुला लिया यहां से कुछ हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, हर पार्टी के मुखिया को कहा कि आप आइए और क्या समस्या है ना वो आके डिस्कस कीजिए, हम भारत के लिए अच्छे कानून बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या सुधार चाहिए। तो 1930, 1931 और 1932, तो उस समय गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। शायद उसी दबाव में ये गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने बुलाया था। तो इसको गांधी जी ने पूरी तरह से क्या किया था, और पूरा कांग्रेस ने इसको मतलब
इसको ब्लैकआउट किया था, कहा कि भैया हम इसको इस सम्मेलन में नहीं जाएंगे, हमको सीधा पूरा देश खाली चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी इरविन के बीच जो है एक समझौता होता है सन 1931 में। देखो हुआ क्या था, जो आपका ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो सिंध का इलाका था, आज पाकिस्तान में है, उसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा था आपके बिहार डीएलएड में कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को जो है अरेस्ट कर लिया था। तो गांधी इरविन के बीच एक बातचीत होती है दिल्ली में, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच। कब हुआ था? सन 1931 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन से क्या नहीं, इस वाला जो समझौता था, इसमें क्या बात हुई? इसमें यह बात हुई, ठीक है, ठीक है, पढ़ दो, एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नूर जन्नत, जो टॉपिक चल रहा है इस पे ध्यान दो, क्यों लिखने में आप कुछ से कुछ लिख रहे हो, है ना? सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां का टॉपिक बहुत पहली क्लास में खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। गांधी इरविन पैक्ट 1931 को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता में क्या बात हुई थी? दिल्ली समझौता में इरविन ने कहा कि गांधी जी आप तो बहुत बड़े महापुरुष हैं और कांग्रेस पार्टी के सर्वो सर्वा हैं, पूरे देश आपको मानता है। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश अगर गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएगा तो इसमें हमारी भी बेइज्जती होगी। इंग्लैंड वाले जो वहां पर अंकल बैठे हैं वो तो हमें थप्पड़ से मारेंगे, है ना, हमारी बहुत पिटाई करेंगे, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तो आप एक काम कीजिए ना, पहला गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, कोई बात नहीं है, आप दूसरा गोलमेज सम्मेलन में चले जाइए, आपकी जो भी दिक्कत है वो हम दूर कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बहुत भरोसे में लिया और गांधी जी ने कहा ठीक है, जब इतना कह रहे हो तो चलो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, और हमारी जो डिमांड लेकिन कुछ है उसको मानना होगा। इरविन चचा बोले एकदम गांधी जी हम तैयार हैं। तो इरविन चचा को कहा कि जितने भी लोग जेलों में बंद हैं, है ना, जो बेकसूर लोग हैं, उनको तुम रिहा करो, ठीक है, ठीक है। हो सकता है इंटरनेट की स्थिति खराब होगी इस समय, इसीलिए वीडियो रुक रहा होगा, या आपकी इंटरनेट खराब होगी। हमारे यहाँ पर तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या किसी और का वीडियो रुक रहा है? कमेंट में बताइए, क्या किसी और का वीडियो रुक रहा है? क्या सारे लोगों का वीडियो रुक रहा है? क्या जल्दी से बताइए, ठीक है। तो याद रखिए, तब उसके बाद इरविन चचा बड़े भोले इंसान बन गए, गांधी जी को पटा लिया और गांधी जी मान गए, और गांधी जी और पूरी कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो भी टॉप के लीडर थे, गांधी जी खुद भी गए थे। 1931 के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी चले गए। जैसे गांधी जी गए, इरविन फिर से अपना जो रूप है वो धारण किया, और इरविन ने क्या किया? पूरी कांग्रेस पार्टी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, है ना। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उठा करके जेल में बंद कर दिया। गांधी जी आए, बोले हाय बाप, ये क्या हुआ, हमारे साथ तो इरविन ने बहुत धोखा किया। गांधी जी उसके बाद फिर से वापस जब भारत लौट के आए, 1932 से 1934 के बीच दूसरा फेज स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दो फेज में चला। एक बार चला 1930 से लेकर के 1931-32 तक चला, 1931 तक चला, ये 2 साल चला। फिर 1932 से जब इरविन चचा धोखा दिए तो 1934 तक चला। हालांकि 1930 से 31 तक जो चला था, यह आंदोलन बड़ा ही जबरदस्त आंदोलन था। यह आंदोलन बड़ा ही जबरदस्त आंदोलन था। शुरुआत में लोगों का काफी सपोर्ट था, लेकिन बाद में आप उसी चीज को बंद करके फिर से चालू करेंगे तो वैसा मूवमेंट बन नहीं पाता है। तो 1932 से 34 का जो दोबारा वाला मूवमेंट था, ये उतना झकास वाला नहीं था। क्लियर है। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर, अब देखो क्या हुआ, ये जो आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें फिर गांधी जी नहीं गए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसमें तीनों ही सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। कौन? बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में गए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं हमारे, आपको पता है। तो ये संविधान में विश्वास रखते थे। इनको लगा कि जाने से कुछ फायदा होगा, दलितों के लिए कुछ हम हक की बात मांग के आ जाते हैं अंग्रेजों से। अगर अंग्रेज खुद ही दलित के लिए कुछ बड़ा कदम उठा लेते हैं तो भारत में दलितों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस चक्कर में ये डॉक्टर अंबेडकर गए। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में, तब जानते हैं क्या हुआ? तब यह हो गया कि भैया अंग्रेज जो है इसकी बात को बड़ी अच्छे से मान गए। इन्होंने क्या डिमांड किया? इन्होंने कहा कि जितने भी दलित लोग हैं, है ना, छोटी जाति दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, है ना, पिछड़े समाज के लोग हैं, इन सब का अलग से चुनाव होना चाहिए, और इनके चुनाव में केवल और केवल दलित लोग ही खड़े होंगे।
ठीक है। तो ये बात अंग्रेज बड़ी अच्छी से मान गए, बोला ये तो बढ़िया है, भारत का बंटवारा हो रहा है भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मान लिया। गांधी जी के साथ समस्या ये थी इस वाले टॉपिक से, जो अंबेडकर को इजाजत मिल गई अंग्रेजों से, इससे गांधी जी क्यों नाराज थे? क्या वो दलितों के खिलाफ थे? आंसर है नहीं, वो दलितों के खिलाफ नहीं थे। गांधी जी दलित को हरिजन कहा करते थे। हरिजन का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ गॉड, हरि का बच्चा, ठीक है। हरिजन का मतलब होता है हरि का बच्चा, ठीक है। चाइल्ड ऑफ गॉड क्या होता है? चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान का बच्चा, हरि का बच्चा, ये चाइल्ड ऑफ गॉड इसका मतलब होता है। तो बहुत प्यार से इसको भगवान के बच्चे, चाइल्ड ऑफ गॉड, हरिजन कहा करते थे गांधी जी। तो ये जो है गांधी जी पूरे देश में जो पिछड़ी जाति के लोग थे, है ना, जो आदिवासी थे, समाज थे, है ना, जिनको न्याय नहीं मिल रहा था देश के अंदर में, उन सब के लिए टेम्पल एंट्री, जगह जगह पर जो है समाज में इसका जो है किस तरह से इनको समाज से जोड़ा जाए, इसको लेकर के गांधी जी बहुत प्रयास करते थे। उन सब प्रयासों पर पानी फेरने वाला, है ना, कम्युनल अवार्ड डॉक्टर अंबेडकर लेकर के आए थे। तो गांधी जी को लगा कि ये तो कहीं ना कहीं फिर से यह हरिजन वगैरह, हरिजन जो है, या फिर हाँ, ये जो छोटी जाति के लोग हैं, ये सब जो मेन स्ट्रीम समाज है उससे कट जाएंगे, और मेन स्ट्रीम समाज इनको भले स्ट्रांग हो जाए, मेन स्ट्रीम समाज फिर से अपना हिस्सा नहीं मानने लगेगा, इनको हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी अनशन पर चले गए और कहा कि अंबेडकर ये तुम क्या मांग के ले आए, है ना। तो ये इस बात से गांधी जी 26 सितंबर 1932 को, है ना, इससे पहले सितंबर महीने में गांधी जी पूरे अनशन पर बैठ गए, नेशनल न्यूज बन गया, भूख हड़ताल कर दिया गांधी जी ने। अंबेडकर दबाव में आए और गांधी जी से मिलने आए, और 26 सितंबर 1932 को दोनों के बीच एक बड़ी समझौता होती है। यह समझौता जो है, याद रखिएगा, इसको पूना समझौता, पूना नहीं, पूना समझौता के नाम से जानते हैं। क्या केस, कौन सा समझौता है जी? पूना समझौता, याद रखिएगा, कौन सा समझौता? पूना, पूना पैक्ट, पूना समझौता, पूना समझौता, पूना समझौता के नाम से या पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। 100वें अज्ञा आंदोलन में, हाँ, पूना पैक्ट में क्या बात निकली थी? पूना पैक्ट में जैसे आज का सिस्टम है ना, वही बात निकली थी। गांधी जी ने कहा, देखो अंबेडकर, तुम सेपरेट इलेक्शन का जिद छोड़ दो, हम क्या करेंगे, एक ही बार इलेक्शन करवाएंगे पूरे देश में, और उसमें जो हरिजन का जो सीट होता है वो रिजर्व रखेंगे, वो सेम एक साथ इलेक्शन होगा, और हरिजन के लिए जो है सीट रिजर्व रहेगा, है ना, वहां का हरिजन इलाके में रिजर्वेशन रहेगी, और वहां से सिर्फ हरिजन खड़ा होगा, ठीक है, सिर्फ छोटी जाति के लोग खड़े होंगे, दूसरे लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात से इसको अंबेडकर को लगा कि चलो मिला जुला के लगभग रिजल्ट एक जैसा ही निकल रहा है ना। तो अंबेडकर मान गए, और फिर यहां पर क्या हुआ, 1932 में गांधी, है ना, इसके बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच ये समझौता हो गया, पूना समझौता। तो वो चीज आज भी आपको दिख रही है। अगर यहां गांधी अनशन नहीं करते तो आज हरिजन के लिए पूरे देश में अलग से चुनाव होता, आप समझ सकते हैं, पूरे देश में अलग से चुनाव होता। और एक बार ये चीज मिल गया होता ना, फिर आजादी के बाद कोई नेता, चाहे वो अंबेडकर हो या नेहरू हो या कोई भी, इंदिरा गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों नहीं उस समय होते, दोबारा से उसको काट नहीं पाते, हरिजन के उस जो उनको मिला हुआ था उसको खत्म नहीं कर पाते, वो फिर देश में एक अलग जैसा माहौल बनता। तो इसीलिए उसी समय सल्टा दिए गांधी जी, और इंटीग्रेशन भी यहां पर होके रह गया। तो बहुत अच्छा रहा। 100वें अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखती है, तो यहां पर बहुत अच्छा रोल अदा किया था महिलाओं ने। 100वें अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935, देखो जब हम लोगों ने बहुत जम करके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी जी भूचाल मचा के रखे थे देश में 1932 से 34 के बीच में। तो पूरा अंग्रेजी हुकूमत बहुत दबाव में था पूरे देश के अंदर में, और लोगों का काफी प्रेशर था, बड़े नेताओं का प्रेशर था, है ना। और धीरे धीरे जो इंग्लैंड है, वो विदेशों में जो इनका रूल था, कब्जा था, वहां से भी ये खाली हो रहे थे, वहां से भी ये बर्बाद हो रहे थे। जो पहली विश्व युद्ध हुई थी 1914 से 1918 के बीच में, जर्मनी ने बहुत बुरा हाल कर दिया था इंग्लैंड का, इतना बमबारी किया था, रोज का रोज यहां से जो है कि 50 विमान उड़ता था जर्मनी से, और जाकर के इंग्लैंड के इलाके में बमबारी करके आता था, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो बिजनेस है वो इंग्लैंड का तबाह हो रहा था, पूरी दुनिया में इंग्लैंड कमजोर हो रहा था, भारत में भी वो कमजोरी का असर दिख रहा था। और जो दबाव था हमारा यहां पर स्वतंत्रता संग्राम, वो अपनी चरम सीमा पर था, बहुत ऊंचाई पर था, तो जिससे अंग्रेज काफी भयभीत थे, डरे हुए थे। लग रहा था कि धीरे धीरे सारा जो है देश खो रहे हैं, कहीं भारत को भी ना खो दें। इसी क्रम में एक अच्छा कानून जो है यहां पर बनाने का उन्होंने सोचा, और भारत शासन अधिनियम
जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्होंने पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यही वो कानून है जिस पर आज का हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। मैंने 1919 वाले में ये बात बता दिया था ना, बाद में 1935 लिखा था, बाद में उसको करेक्ट किया था, उससे मत जोड़िएगा इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बेहतरीन कानून था और आज का संविधान का हमारा जो ढांचा है, हमारा जो बेस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक बेहतरीन कानून जो है बना। आगे बढ़ते हैं अब नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह के बारे में अगर पूछेगा कि भैया ये कब हुआ था, तो 1860-61 में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसको चंपारण सत्याग्रह वाला जो नील विद्रोह था उससे मत जोड़िएगा, ये अलग चीज है। क्लास का टाइम टेबल सोनी सिंह ऐप पर लगा हुआ है, बैनर पर, बैनर को लेफ्ट राइट क्लिक कीजिए, उसमें मिल जाएगा टाइम टेबल वाला। केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसको मोपला विद्रोह कहते हैं। तो मोपला विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से है, अगर ऐसा पूछे तो केरल से। ये मोपला विद्रोह किसका विद्रोह था, तो याद रखिएगा किसानों का विद्रोह था। ये छोटी छोटी बात आपको पूछेगा। छोटा नागपुर के उरांव आंदोलन का नेता जो है जतरा भगत था। तो जो उरांव आंदोलन हुआ था, उरांव आंदोलन, इसके नेता कौन थे, जतरा भगत थे। उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है कि 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष पे बात कर लें क्या हम लोग, कांग्रेस पर ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस या फिर इसको हम कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बताएगा जल्दी से, स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1885 को, 1885 ईस्वी को। किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम ने किया था। कौन थे ये, तो आंसर होगा एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे, अंग्रेज अधिकारी थे, नाम था अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, एओ ह्यूम अंग्रेज अधिकारी थे। क्लियर है यहां तक, एओ ह्यूम अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, 1885 ईस्वी में। क्लियर है, कुछ और बात जान लें क्या इसके बारे में। पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, तो ध्यान दीजिएगा इसके पहले अध्यक्ष का नाम था, है ना, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, अगर ऐसा पूछे कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा, बदरुद्दीन, है ना, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो है इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, कुछ और जान लेते हैं। जैसे इसी में बात करें कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा, महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब कौन थी, तो आंसर क्या होगा इसका, एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अगर एक और चीज पूछ लेगा कि पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछता है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय। देखिए दोनों लाइन में अंतर है, यहां पर था कि पहली महिला अध्यक्ष, बस वो महिला होना चाहिए। यहां पर पूछ रहा है कि महिला हो लेकिन भारत की महिला हो, तो पहली भारतीय, है ना, महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी उसका नाम क्या था, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्या गांधी जी कभी अध्यक्ष बने थे, बताइए तो, गांधी कभी अध्यक्ष बने थे, बता पाइएगा, बोलिए, गांधी कभी अध्यक्ष बने थे या नहीं बने थे, बोलिए। हाँ बताइए, गांधी कभी अध्यक्ष बने थे, गांधी कभी अध्यक्ष बने थे, बताइए जल्दी से, गांधी कभी अध्यक्ष बने थे। आंसर होगा कि हाँ, गांधी भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, गांधी भी अध्यक्ष बने थे। अच्छा, कब बने थे जी, गांधी जो है, गांधी कब बने थे, 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, इसमें गांधी जी जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, क्या नेहरू कभी बने थे, आंसर होगा हाँ, नेहरू बने थे। नेहरू जो है, नेहरू भी अध्यक्ष बने थे, नेहरू भी अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, गांधी बने थे, नेहरू कब बने थे, नेहरू अध्यक्ष बने थे 1929 का लाहौर अधिवेशन में,
लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन क्या विशेषता है इस अधिवेशन की? क्यों याद रखना चाहिए हमको लाहौर अधिवेशन? इसलिए भी याद रखना चाहिए कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग जो है इसी अधिवेशन में की गई थी। ये प्रश्न इससे पहले भी हम पढ़ा दिए थ्योरी में, और ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां पर कुछ चार्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण विद्रोह जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह, इसके जो नेता हैं, यहां पर विद्रोह है, यहां पर संबंधित नेता है, और ये विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो विद्रोह था और उसके नेता थे इसको गौर से ध्यान में रखिएगा। सन्यासी विद्रोह के नेता थे केना सरकार और दर्जी नारायण। फकीर विद्रोह मंजू शाह और चिराग अली 1776 में हुआ था। ये सब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है जो लोगों ने किया था। चुआर विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था दुर्जन सिंह, 1799 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला देखिए, हमने इसको डेट वाइज सजा दिया, डेट वाइज, ठीक है। फिर अगला जो विद्रोह हुआ भील विद्रोह, तरियम्बक जी इसके नेता थे। पागलपंथी विद्रोह करमशाह और टीपू इसके नेता थे, 1825 से 1850 के बीच में हुआ था। खोंड विद्रोह यह आपका चक्र बिसोई के द्वारा हुआ था, 1837 से 56 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह तीरथ सिंह, खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में। फराजी आंदोलन शरायतुल्लाह दादू मियां। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, कई बार प्रश्न पूछा जाता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, आंसर क्या होगा, सिद्धू और कान्हू। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ठीक है। उसी तरह से नील विद्रोह दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास। मोपला विद्रोह अली मुशलियार, मोपला विद्रोह अली मुशलियार। कुका आंदोलन भगत जवाहर मल। रंपाओं का विद्रोह सीताराम राजू, रंपाओं का विद्रोह सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन की बात करें, ताना भगत आंदोलन की बात करें तो इसके जो नेता थे जतरा भगत थे। अभी हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का टेस्ट लगा लेते हैं। चलिए फटाफट, यहां पर 75 क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंदर 75 क्वेश्चंस को लगाना है। सबसे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका सबसे अच्छा जो प्रमुख कारण है ना, क्या कारण था कि भारत में नेशनलिज्म उभर करके आया, राष्ट्र के प्रति मोहब्बत उभर करके आया? तो आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हम सभी का असंतोष था, है ना, उन्हीं कारणों से भारत में राष्ट्रवाद जो है उभर करके आया। अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? याद होगा आपको, आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ाया था। 1878 ईस्वी में क्या हुआ था, ये आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। क्या आया था? वर्नाक्यूलर, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था, और 1879 में आपका आर्म्स एक्ट आया था। क्या आया था? आर्म्स एक्ट आया था, जिसमें किसी भी भारत के लिए हथियार रखना जो है दंडनीय अपराध हो गया था, इलीगल हो गया था। ये आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लागू करने वाले व्यक्ति का नाम बता दीजिए। आंसर होगा लॉर्ड लीटन के द्वारा इसको लागू किया गया था। करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लीटन, ठीक है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कौन सा आंदोलन चला था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपका एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये सवाल कई बार डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, जो बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने इसका विभाजन किया था? तो इसका भी नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। कब? सन 1905 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? इसको रद्द कर दिया। बंगाल का जो विभाजन था इसको इन्होंने क्या किया? रद्द कर दिया। तो याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। आंसर हो जाएगा जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1905 के आसपास में हुई थी, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे लगभग 1918 के आसपास चला था, 1917-18 से। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में चला था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेंगे कब हुई थी तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत
शुरुआत हुई थी। तो आंदोलनों का डेट भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? देखिए आ गया ना, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया। तो 5 का आंसर डी होगा। अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी? तो याद रखिएगा ये अंग्रेजों की नीति थी, है ना, पारसियों, मुसलमानों या फिर पंजाबियों का नहीं, बल्कि अंग्रेजों की नीति थी। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो है वो कब हुआ था? आपको विद्रोह और उसकी डेट और कौन सा विद्रोह किस नेता के नेतृत्व में हुआ था ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। याद रखिएगा सिपाही विद्रोह सन 1857 की जो क्रांति है इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था, बंगाल के विभाजन को। अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? देखिए गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और भारत में हमेशा के लिए काम करने के लिए आ गए थे। कब? 1915 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर होगा सन 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की भी स्थापना हुई थी। आगे चलते, कहता गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? आपको बताया था थ्योरी के अंदर में कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, सन 1913 ईस्वी में किया था। याद है सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। यह सवाल भी मोस्ट रिपीटेड, कई बार रिपीट किया गया है आपके एग्जामिनेशन के अंदर में। अगला सवाल है, सन 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सवाल थोड़ा हटके है, इसका करेक्ट आंसर होगा महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि सन 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? सन 1916 में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो सन 1915। बहुत बेसिक सवाल है, कब आए थे जी? थ्योरी में बता दिए हैं, सन 1915 ईस्वी में आए थे। अगला सवाल है, कॉमन बिल और न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ये दोनों ही जो न्यूज़पेपर है कॉमन बिल और न्यू इंडिया, ये किसका प्रकाशन है? तो याद रखेंगे ये आपका एनी बेसेंट का प्रकाशन है। ठीक है, एनी बेसेंट का। चलिए जी आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज था, हिंद स्वराज इसकी एक किताब थी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखा था? सन 1908 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए बाल गंगाधर तिलक मराठा, है ना, मराठा और केसरी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15वां नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो 2 लोगों ने उपाधि को त्यागा था, सभी ने त्यागा था, लेकिन 2 लोगों का नाम जो है ना बड़ा चर्चा में रहता है। ठीक है, 2 लोगों का नाम जो है बहुत चर्चा में रहता है, 2 लोगों का नाम बहुत ही चर्चा में रहता है। देखिए एक बार, क्लियर है? 2 लोगों का नाम जो है बड़ा ही चर्चा में रहता है। कौन वो 2 लोग हैं? तो कैसरे हिंद को त्याग दिया था गांधी जी ने, और कैसरे हिंद को गांधी जी ने त्यागा था। और याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। तो प्रश्न इसके बारे में भी पूछा जाता है, नाइटहुड की उपाधि को किसने त्यागा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है 10 मार्च 1919 को पारित हुआ। डेट भी याद रखिए, 10 मार्च 1919 को एक काला कानून था, इसके विरुद्ध गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को की थी। तो आंसर हो जाएगा इसका 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला सवाल है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो जो हमारे क्रांतिकारी थे ना उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट जो है वो बनाया गया था। अगला सवाल देखते, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? याद होगा आपको, जालियांवाला बाग के लिए हंटर समिति का गठन किया था, और हंटर समिति ने क्या हुआ था? जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया था। अगला सवाल है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? कौन से साल में यह समाप्त हो गया था? सन 1924 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1924 में। अगला सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? याद रखिएगा भारत में, चलिए जल्दी से बता दीजिए करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए, मैं हिंट्स दे देता हूं। तुर्की के जो वहां के जो सरदार होते थे उसको खलीफा कहा करते थे। ठीक है, खलीफा जो है, खलीफा का मतलब होता है स्पिरिचुअल लीडर। तो वहां के जो स्पिरिचुअल लीडर थे
जो धार्मिक गुरु थे वही वहां के सर्वो सर्वा हुआ करते थे। खिलाफत सिस्टम चल रहा था तो धार्मिक गुरु का ही रूल चलता था। तो तुर्की में 1920 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, WW1। और इसमें तुर्की से कौन लड़ रहा था, इंग्लैंड लड़ रहा था। इंग्लैंड की आर्मी जो है तुर्की के अंदर घुस रही थी और वहां पर ऐसा अफवाह फैला था कि तुर्की को अब हराने ही वाला है और खलीफा को अरेस्ट करके उसको फांसी वगैरह पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इस बात से दुनिया भर के मुसलमान जो है काफी नाराज थे, भारत के मुसलमान भी नाराज थे। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे थे कि स्पिरिचुअल लीडर है ना, तो धार्मिक गुरु है, उसके साथ ऐसा कुछ भी बर्ताव नहीं होना चाहिए। तो भारत के अंदर में भी इसी क्रम में, चूंकि अंग्रेज यहां भी थे और अंग्रेज को तो सताना था, हम लोग तो उसके खिलाफ थे। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये तुर्की में जो है, आप इसमें लिख सकते हो तुर्की, है ना, तुर्की, ठीक है। 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और तुर्की के समर्थन में हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लाया जाए भैया। अगला सवाल ये रहा, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा, गांधी को महात्मा की उपाधि किसी ने अगर दिया था तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो याद होगा, नस्लवाद का विरोध किया था गांधी जी ने। कहां? साउथ अफ्रीका में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल है, चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? यूपी के गोरखपुर में है। यूपी के गोरखपुर में आपको, है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था ये चौरी चौरा जगह, गांव, जहां पर ये घटना हुई थी। और इसी के बाद ये घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसके बाद 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर। अगला सवाल है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखा था? इसको सन 1908 ईस्वी में। किस आंदोलन का जिक्र इन्होंने अपने इस किताब में किया था? क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है? आपको पढ़ाया है ना, असहयोग आंदोलन। इन्होंने लिखा था कि कुछ हजार अंग्रेज जो हम पर रूल कर रहे हैं वो हमारे सहयोग की वजह से कर रहे हैं, अगर हम सहयोग वापस ले लें, असहयोग उनके साथ करें, तो अंग्रेज जल्दी ही बोरिया बिस्तर लेके यहां से भाग जाएंगे। ठीक है, तो हिंद स्वराज किताब में जो 1908 में लिखा था उसी में असहयोग आंदोलन का जिक्र किया था। कहते चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? जब चौरी चौरा कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, है ना, उसी को वापस उन्होंने लिया था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में डेट सेम दिया हुआ है, 1920। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर, चलिए बहुत बढ़िया, 28 नंबर का करेक्ट आंसर कौन लोग यहां पर दे देंगे? जल्दी से बताइए 28 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, मराठा, यंग इंडिया, 29 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, याद होगा आपको, लॉर्ड इरविन चचा को पत्र लिखे थे गांधी जी और बोले थे कि 11 मार्च का अल्टीमेटम है बाबू, मान जाओ, जो हमारा मांग है उसको मान जाओ, वरना 12 मार्च 1930 ईस्वी से हम एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। और इसका शुरुआत गांधी जी ने कर भी दिए। कब से? 12 मार्च 1930 से। नमक सत्याग्रह याद होगा आपको, साबरमती से लेकर दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ वो गए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी, तो याद रखिएगा 1930 में। और कहां पे? दांडी पर। अगला सवाल, कांग्रेस के किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे कांग्रेस? तो हर साल 26 जनवरी को, है ना, क्या मनाते थे? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहां पर रिपब्लिक डे मत सोच लीजिएगा, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और ये पहले से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस इस दिन को मनाते थे 26 जनवरी को। यही कारण है कि संविधान को हमने, हमारा संविधान 26 नवंबर
1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन हमने 2 महीना का इंतजार किया, 26 जनवरी को ही लॉन्च किया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन पहले से ही हमारे लिए एक अनोखा दिन था, क्योंकि हम लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाना शुरू कर दिए थे। अंग्रेज को एहसास हो जाए कि भैया ये लोग पहले से तैयारी कर लिया है स्वतंत्रता का। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुआ था वो 1900 है ना, नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुआ था वो याद रखिएगा कि 1929 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर। साइमन कमीशन याद होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आए थे, बंबई में लैंड किए थे 3 फरवरी 1928 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो अभी बताए थे कलकत्ता अधिवेशन, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग है तो 1929 में हुआ था पूर्ण स्वराज, और लाहौर अधिवेशन था वो, तो 1929 लाहौर अधिवेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में, 12 मार्च 1930 से। ठीक है, आपको याद होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वो कहानी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 जिसमें गांधी जी गए थे, इरविन चचा ठग लिए थे, फिर बाद में 3 भी हुआ। 3 जब हुआ था तो इसमें क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता किसके किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच में। क्यों? कम्युनल अवार्ड मिला था किसको? अंबेडकर को। किसको? हरिजन के लिए सेपरेट इलेक्शन का जो है प्रस्ताव अंग्रेजों ने मान लिया था, गांधी जी ने विरोध किया। फिर पूना समझौता जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद और गांधी जी को मनाने के लिए दिल्ली समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन चचा झूठा वादा करके गांधी जी को इंग्लैंड भेजे और इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल घोषित करके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लिए। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान, चूंकि ये गांधी जैसी विचारधारा रखते थे, गांधी जैसी वेशभूषा धारण करते थे और इनका फैन फॉलोइंग भी गांधी जैसा था, है ना। कहां पर? पाकिस्तान का जो आज का रीजन है वहां पर, है ना, तो सिंध के इलाके में, तो इसीलिए इसको सीमांत, सीमा के अंत में जो गांधी है, बॉर्डर एरिया में जो गांधी है, उस नाम से इसको जाना जाता था। कहते हैं नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून जो है फाइनली कब भंग हुआ? तो याद होगा आपको, है ना, कि 12 मार्च 1930 से कब तक चला था ये नमक, जो 78 अनुयायी पैदल गए थे, गांधी जी कब समुद्र के पानी को उबाले थे? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ दिया इसी दिन। गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। 11 मार्च का अल्टीमेटम था, 12 मार्च से किया था। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? ठीक है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? 39। तो याद रखिएगा किस स्थान को चुना था? दांडी को चुना था। तो आंसर हो जाएगा ए, दांडी। अगला सवाल है, चौकीदारी कर के विरोध में कहां आंदोलन हुआ था? चौकीदारी कर के विरोध में कहां पर आंदोलन हुआ? तो बिहार में आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 41। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1932 ईस्वी में। यहीं पर पूना समझौता हुआ था, इसी के खिलाफ पूना समझौता जो है, यही मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री, है ना, इन्होंने जो सांप्रदायिक निर्णय दिया, अंबेडकर को जो पावर दिया, उसके खिलाफ हुआ। अगला सवाल, 1932 में पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, 42 का ए नंबर। अगला सवाल, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? 43वां नंबर। तो याद रखिएगा कौन सा समझौता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो आपका लखनऊ में 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? 45 में। तो गांधी जी ने चंपारण में किया था। कहां पर किया था? चंपारण में किया था, सन 1917 ईस्वी में। याद होगा चंपारण में 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहां हुआ था? याद रखिएगा कि इसका जो गठन हुआ था वो आपका लखनऊ में हुआ था। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस हर साल हम लोग किस दिन मनाते हैं? 1 सितंबर 1936 को मनाते हैं। अगला सवाल है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हो रहा था? तो किसानों पर लागू था। कहां पर? चंपारण के अंदर में। तो 48 का आंसर डी होगा। अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किस किसान आंदोलन के दौरान मिली 49 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बारदोली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? है ना, 50 नंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1920 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? किसको अध्यक्ष बनाया गया था 51 में? जल्दी से बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो किनको बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को, बी नंबर। अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर। देखिए आज का टेस्ट को थोड़ा सा फास्ट रखें क्योंकि इसकी थ्योरी को बहुत गहराई से पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला जो टेस्ट होगा दूसरे चैप्टर का उसको थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमने ज्यादा रखा है। क्वेश्चन हमें रखना है 50 के आसपास, तब जाकर के हम उसको 1 घंटा में कवर करेंगे। अभी हम इसको 75 ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, वन लाइनर टाइप का है और थ्योरी में हम सारी चीजों को रगड़ के पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट रख रहे हैं। 53 का आंसर होगा, खोंड विद्रोह कहां हुआ था? कहां और कब हुआ था 53 में? तो याद रखिएगा, खोंड विद्रोह उड़ीसा में सन 1914 में हुआ था। अगला सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? याद रखिएगा, मोपला का जो विद्रोह हुआ था 1921 का, यह आपका अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था, है ना। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो अली मुसलियार थे। क्या ये आपको बॉक्स में नहीं बताया? थ्योरी में बिल्कुल बताया। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कहा जाता है कि ये एक आंध्र का आदिवासी नेता थे, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू कहते थे कि यहां तक कि गोली भी हमारी जान नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मोपला विद्रोह 1921 का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। रंपा विद्रोह देखते ही बताइएगा, ऑप्शन देखते ही बता दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सन 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कितनी बार लिख करके भी आपको बताया है थ्योरी क्लास के अंदर में कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूमे ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा आंसर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा A.O. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 61वां नंबर सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा M.N. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा, बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो है वो आपका किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? 64 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1928 में। अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 65 नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जो 14 सूत्रीय मांग थी उसको किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 66 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? है ना, कब ऐसा हुआ था? 67 में। मुसलमानों को अलग से, है ना, चुनाव की अनुमति मिल गई थी 67 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1909 ईस्वी में, ठीक है। सन 1909 के कानून में मिल गया था। मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन करने के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेवार थे और लॉर्ड हार्डिंग ने, है ना, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? इसको एक कर दिया था। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? आंसर होगा सैयद अहमद खान ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। कौन थे? चितरंजन दास। अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 73 में। वेदों की ओर लौटा का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई?
हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का आखिरी सवाल है आज के क्लास का, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो याद रखिएगा, करो या मरो जो है इसका प्रसिद्ध नारा था। तो इस तरह से 75 जो क्वेश्चन था उसको सुपर फास्ट स्पीड में हम लोगों ने यहां पर कवर किया। ये देखिए हमारा क्या है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर जो हमारा ऐप का क्लास का टाइम टेबल है उसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले दीजिए, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऐप का क्लास टाइम टेबल है, कौन सी बैच में चलेगा? सरस्वती बैच 3, सरस्वती बैच 3 जो नया बैच है उसका ये क्लास का टाइम टेबल है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ले लिए। चलिए यही टाइम पर आपकी सारी क्लासेस चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नया बैच आ गया है सरस्वती बैच 3 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसकी फी 499 रुपए है, लेकिन अभी डिस्काउंट में अगर आप 29 जनवरी से पहले तक इसको लेते हो तो ये 449 रुपए में आपको इंडिया कूपन कोड लगा करके रिपब्लिक डे के डिस्काउंट पर मिलेगा। एक्सपर्ट फैकल्टी, डेली लाइव क्लास, डाउट क्लास मिलेगा। लाइव क्लास वो भी डेली 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास होती है। आप नहीं भी देखोगे तो रिकॉर्डेड में जमा रहेगा। वो 2025 के डीएलएड एंट्रेंस के 1-2 नहीं बल्कि 6 के 6 सब्जेक्ट की एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से तैयारी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। हम यहां पर लगभग 150 चैप्टरों के नायाब नोट्स आपको देंगे जिसको प्रिंट कराना जरूरी नहीं है। हालांकि इसका नाम है द एसपी नोट्स, द शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स, और इसके अंदर में साथ में लगता है सीपीक्यू, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रिंट कराना चाहो तो कुछ कुछ चैप्टरों के प्रिंट करा करके टेबल पे रख करके अंडरलाइन करके पढ़ो, फिर मजा आए तो और प्रिंट करा लो, वरना प्रिंट कराना मेरी तरफ से नहीं है कि आपको प्रिंट कराना ही है। प्रिंट कराने में आपके कुछ पैसे लग सकते हैं, तो वो आप मत कराओ, मोबाइल से पढ़ लेना इसको, द एसपी नोट्स को। इसके अलावा इसके बाद आपको मिलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो रियल एग्जाम होगा ना आपका, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सीबीटी लगाना, हर वीक में कम से कम 2 से 3 सीबीटी लगाइए। तो हम यहां पर आपको सीबीटी टेस्ट 3 सीबीटी टेस्ट देंगे। टेस्ट 1 हमारा आ चुका है। टेस्ट 2 सीबीटी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज 1 के अंदर में जो पहला टेस्ट है उसके अंदर में आपको लगभग 11 टेस्ट मिलेगा, दूसरा में भी 11 मिलेगा, और टेस्ट 3 हमारा जो आने वाला है सीबीटी टेस्ट सीरीज 3, तीसरा सीबीटी टेस्ट आने वाला है, उसमें 15 टेस्ट होगा। ये टेस्ट सीरीज के अंदर में 15 टेस्ट होगा, और ये 15 टेस्ट अगर अलग से लेना चाहते हैं, टेस्ट 3 सिर्फ टेस्ट 3 अलग से मिलेगा। ये अगर अलग से लेना चाहते हैं, नया नायाब टेस्ट आने वाला है, तो इसको आप 299 रुपए तक में ले सकते हैं। लेकिन अगर बैच ज्वाइन करेंगे तो अगेन बैच वालों को एक बार 449 का फी कर देंगे, तो बार बार आपको फी पेमेंट करने की किसी भी चीज के लिए, डीएलएड का तो कम से कम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हर वो चीज जो डीएलएड के लिए आएगी इस साल के लिए 2025 के लिए वो फ्री होगी आपकी इस बैच में। 2024 के 52 शिफ्ट का प्रश्न जो है बिल्कुल फ्री करवा दिए हैं। आप बैच लो ना लो तब भी मिलेगा। 2023 का भी और 24 का भी प्रश्न आपको मिलेगा। एक चीज है जो फ्री में नहीं मिलेगा, वो है आपका कि जो नोट्स आपका दिया जाएगा द एसपी नोट्स, उसके साथ जो सीपीक्यू लगता है ना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो फ्री नहीं है। तो वो बैच में ही मिलेगा। जो भी जिस चैप्टर का आप पढ़ोगे उस चैप्टर का रिवीजन करना, उस चैप्टर के प्रश्न को लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ये ध्यान में आप देना, ठीक है। चलो, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन संपर्क करने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं कैसे आप बैच को खरीद सकते हो। देखो, बैच को खरीदना बिल्कुल ही आसान है। आप क्या करेंगे, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप है ना, ये वाली ऐप जो है इसको आप प्ले स्टोर पर ढूंढिए इस नाम से, या इस वीडियो के नीचे भी मैं दिया हुआ हूं, उस पर आप जा सकते हैं। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर कमेंट में भी पिन है, इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने ऐप ऐसे खुलता है। नए यूजर हैं, पहले रजिस्टर कर लीजिए, फोन नंबर वगैरह डाल करके आप इसके अंदर में आइए पेड कोर्स में, और पेड कोर्स पर क्लिक करते ही है ना, पेड कोर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने सरस्वती बैच 3 आएगा। व्यू डेमो पर क्लिक करके डेमो वगैरह देख लीजिए। जब पसंद आए, जब आपको पसंद आ जाए तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, और यहां पर INDIA इंडिया लगाइए। देखिएगा अभी 29 जनवरी तक जो एक डिस्काउंट चला हुआ है, 29 जनवरी तक 50 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, वो उसका लाभ आप ले पाएंगे। यहां पर हम 100-200 रुपए भी डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन ऑलरेडी हमारी बैच 1000 रुपए की है, पहले से ही 499 में सारे डिस्काउंट लगा के हैं। लेकिन 2 बड़े फेस्टिवल, एक न्यू ईयर और दूसरा रिपब्लिक डे, ये 2 फेस्टिवल आए जिसके कारण हम लोगों ने एक्स्ट्रा 50 रुपीज का अलग से दिया। चूंकि ऑलरेडी डिस्काउंट था, नया बैच लॉन्च हुआ था, तो ऑलरेडी वो 499 मिल रहा था और फीस उसकी बढ़ने वाली थी। लेकिन तब तक क्या हुआ, न्यू ईयर आ गया और फिर रिपब्लिक डे भी आ गया, तो हमने सोचा कि चलो सम्मिलित रूप पर 29 जनवरी तक के लिए एक डिस्काउंट दे दिया जाए, और एक्स्ट्रा 50 रुपीज अपने तरफ से और कर दिया। इंडिया कूपन कोड लगाएंगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से यहाँ पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने में आप 1000 रुपए खर्च करते हो, लेकिन जो चीज आपको एग्जाम में निकाल सकता है उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हो,
तो ये ध्यान देना कि फॉर्म की फी भरने वक्त तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब जहां बैच ज्वाइन करके और एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने का, जो टीचर आपकी सेवा करेंगे लगातार अभी 2-2.5 महीने तक, और हम लोग साल भर इस कंटेंट को तैयार करते हैं, वहां पर आप सोचने लगते हो तो कतई आपको नहीं सोचना है। 400-500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको क्या करना है, अगर दिक्कत है ना, बैच ज्वाइन कर लिए यहां से। जो लोग डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे माई कोर्स में देखिएगा, यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा इस तरह से, यहां से लाइव क्लास कर सकते हैं, यहां से टेस्ट लगा सकते हैं, यहां से रिकॉर्डेड में सारी वीडियो पहले वाली आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर आपके पास अपना फोन पे गूगल पे नहीं है तो इस नंबर पर कृपया संपर्क कीजिए और इस पे स्कैनर मांग लीजिए। स्कैनर देते ही जो टीम मेंबर देंगे, आप उस पर स्कैन करके जो है पेमेंट कर देंगे और यहां से आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। टीम आपको सारा कुछ बता देगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इसका पीडीएफ जो है ना व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा ड्रीम सेवक का, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल जो है यहां पर भी हम शेयर कर देते हैं, तो यहां से भी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ करके। तो जाइए, देर किस बात की है ना, ये जो सरस्वती बैच 3 है इसको ज्वाइन कीजिए, और इसका ये टाइम टेबल रहा, सरस्वती बैच 3 का ये टाइम टेबल हुआ, अभी ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बैच ज्वाइन कर लीजिएगा और मन लगा करके इसमें पढ़िए। और फिर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग तो हैं ही आपकी पूरी तैयारी में मदद करने के लिए। तो ये आपका YouTube का फ्री टाइम टेबल हुआ, YouTube का भी टाइम टेबल आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। तो मिलते हैं कर मॉडल सेट 5 में। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया, बहुत कुछ पढ़ने को मिला। तो एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टरों के नए प्रश्नों के साथ कल मिलते हैं हम लोग, है ना। कल तो हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं लगातार 2.5-3 घंटे का, है ना, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो आज हम लोगों ने मॉडल सेट 5 लगाया, कल हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, एक बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे जहां से 2-3 प्रश्न हमारा रहेगा। ठीक है, मैं कहीं भी रहूं लाइव में आपके कमेंट को देख रहा हूँगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप मन लगा करके पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, थ्योरी को अच्छे से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप उसको नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके नोट्स जो मैं कल वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं ऐप पर, वो भी मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। तो बस आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर मॉडल सेट 6 से लेकर के कल के बाद परसों के डेट में। ठीक है, और कल एक बहुत अच्छी क्लास जिसमें आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और जितने भी एसपी नोट्स बच गए हैं वो 1 बाय 1 करके ऐप पर आते जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज को लेकर के बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जल्दी ही हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। विदिन 7 डेज, 7-8 दिनों के अंदर में लॉन्च हो जाएगी हमारी टेस्ट सीरीज। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस टाइप हो गए हैं, बस उसको अरेंज करना है, एक बार एरर चेकिंग करना है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उसमें ऐड करना है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो वो सॉल्यूशन आप देख सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।